हेलो एवरीवन। मास्टर करंट अफेयर्स सीरीज 2022 के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के जनवरी 2021 से लेकर के अप्रैल 2022 तक के सभी घटनाक्रमों को हम यहाँ पर एक एक करके विश्लेषण करेंगे। देखिए, इंडियन पॉलिटी को पढ़ने से पहले मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता दूं। इस वीडियो सीरीज को यहाँ पर, इस वीडियो को खासकर आप क्यों यहाँ पर ज़रूर देखें। देखिए, इंडियन पॉलिटी का जो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है प्री के एग्जाम में देखा जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखा जाए, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस हो या फिर आपका यूपीएससी हो। हम कह सकते हैं इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रश्न पिछले कुछ सालों में लगातार यहाँ पर आपको आए हैं। पिछले 4-5 सालों का अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रश्न इससे बनते हैं। और इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको अगले संडे को मिलेगी अगले एक सब्जेक्ट की। तब तक के यहाँ पर आप इस टॉपिक को अच्छे से स्टडी करें। देखिए, इस वीडियो का यूज़ कैसे करोगे यो भी मैं बता देता हूं, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कि क्या क्या चीज़ें इस करंट अफेयर्स में हम पढ़ेंगे वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद हम इसको स्टार्ट से पढ़ने वाले हैं। कुछ टॉपिक चीज़ें मैं बता दूं, क्योंकि कई बार आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पर कहते हैं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस वीडियो को यूज़ कैसे करना है इसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज़ देखिए कि यहाँ पर इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। कब से? 16 महीने का करंट अफेयर, जनवरी 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक का है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, करंट अफेयर्स में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड आपको यहाँ पर अपनी थ्योरी, कॉन्सेप्ट और आपका जो इंडियन पॉलिटी की बुक्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उसे भी यहाँ पर पढ़ना है। मैं यहाँ पे जो टॉपिक्स आपको बताऊंगा उस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर, उससे रिलेटेड उसके इर्द गिर्द जो बाकी जो जानकारी है उसे भी जरूर पढ़ना है। मैं यहाँ पे हिंट भी आपको देता जाऊंगा कि यहाँ पे आपको कौन कौन से टॉपिक का यहाँ पे रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि करंट के साथ साथ देखिए यूपीएससी ने पिछले 2 साल में एक चीज समस्या खड़ी की है कि वो करंट से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो पूछ कहां से रहा है? वो क्वेश्चन पूछ रहा है उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपके बेसिक क्वेश्चंस को। इसलिए यहां पर जो टॉपिक आप करंट का मेरे साथ स्टडी करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड आपको बेसिक रिवीजन भी यहां पर कर लेना है। उन टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारी को यहां पर रिवीजन कर लेना, वो भी इस वीडियो को कम से कम 3 बार जरूर देखना है। दूसरी चीज, ताकि यहां पर हर एक घटनाक्रम को अच्छी तरीके से समझ जाएं। तीसरी चीज जो है कि यहाँ पे जो भी टॉपिक मैं बताऊंगा आप उनको यहाँ पर, मैं कहता हूँ, चाहे अगर आप पूरी वीडियो सीरीज का नोट्स नहीं बना पाते हैं तो यहाँ पर आप उन की पॉइंट्स को जरूर, हेडिंग्स को जरूर नोट कर लें जो यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ताकि उससे रिलेटेड चीजों को आप वहां पर अच्छे से स्टडी कर लें। रिवीजन यहाँ पे मल्टीपल टाइम करना है तो 3 बार जरूर देखें, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपको अगला वीडियो मिलने वाला है। तो यहाँ पर इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो घटनाक्रम हम आज पढ़ने वाले हैं, देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटी का देखा जाए तो मौलिक अधिकार को लेकर। ठीक है, पिछले 1-1.5 सालों में सरकार के द्वारा या नागरिकों के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या किसी विवाद की स्थिति में कौन कौन से यहाँ पे मौलिक अधिकार जो हैं वो हाईलाइटेड रहे, उस पर डिसीजन हुए हैं या चर्चा का विषय रहा या विवाद का कारण बने हैं। इसके अलावा देखिए जाए केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए डिसीजन, लोकसभा, विधानसभा या फिर राज्यसभा के द्वारा जो कार्य प्रक्रियाएं होती हैं या फिर जो कानून इनके द्वारा पारित किए जाते हैं वो यहाँ पे चर्चा का विषय बनते हैं। विभिन्न प्रकार के अधिकरणों में होने वाली नियुक्तियां, उनमें परिवर्तन, उसको लिए यहाँ पर किए गए नए आदेश और नियमन को भी यहाँ पर चर्चा का विषय बनता है और वहां पे आता है क्वेश्चन। इसके अलावा सरकार के द्वारा शासन प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के, देखिए डिजिटल एक शासन या ई गवर्नेंस की प्रक्रिया को लेकर आया गया है, तो इसके तहत क्या क्या काम किए गए हैं, कौन से सुधार लेकर आए गए हैं, क्या डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, उसमें कौन से नए कार्यक्रम या योजना या फिर ऐप या अन्य तरीके गतिविधियां लेकर आए हैं, वो यहाँ पर चर्चा का विषय बनते हैं। यहाँ पर ऐसे सभी घटनाक्रमों को हम आज के अपने सीरीज में पढ़ने जा रहे हैं, तो बस ध्यान से सुनना है। अगले 1-1.5 घंटे यहाँ पर आपको मेरे साथ बने रहना है, हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट करना है, चीजों को रिवीजन करना है, और एक चीज और है, वीडियो को एक ही बार में खत्म करना है शुरू से लास्ट तक के। हाँ, ब्रेक लेना है तो बीच बीच में अगर आपको लगे तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, लेकिन यहाँ पर पूरा वीडियो एक बार में फिनिश करना है और उसके बाद ही यहाँ पर दूसरा कोई काम करना है। तो यहाँ पर इसी के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं भी यहाँ पे बिना ब्रेक के आपको पूरा एक वीडियो यहाँ पे शुरू से अंत तक पढ़ाने जा रहा हूँ। 16 महीने का करंट अफेयर, वो भी सिर्फ इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड, और आप भी इसे अच्छे से यहाँ पर सुनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। क्या है सबसे पहला टॉपिक? तो हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पे निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण को लेकर। ठीक है, निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण को लेकर सरकार के द्वारा यहाँ पर क्या क्या प्रविधियां लेकर आई गई हैं उनके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, निजी क्षेत्र में हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर एक कानून पारित किया गया जो है हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार नियोजन अधिनियम 2020।
देखा जाए तो इसको 15 जनवरी 2022 से ये आपका अधिनियम जो है हरियाणा सरकार के द्वारा लाया गया है, उसे लागू हो जाएगा। और इस अधिनियम के लागू हो जाने के बाद हरियाणा राज्य में कोई भी जो प्राइवेट कंपनियां होंगी जो यहाँ पे अपना कह सकते हैं संस्थान ओपन करती हैं, तो वहां पर उन संस्थानों में जो कर्मचारियों की नियुक्ति होगी वहां पर स्थानीय लोगों अर्थात हरियाणा के लोगों को यहाँ पर आपको आरक्षण देना होगा, अर्थात उसमें वहां पर आपको जॉब देनी पड़ेगी। देखा जाए तो यहाँ पे हरियाणा सरकार के द्वारा स्थानीय नागरिकों के लिए निजी नौकरियों के लिए यहाँ पे कितने प्रतिशत, यानी 75%, ये भी ध्यान रखिएगा। अर्थात यदि कोई कंपनी, निजी कंपनी 100 लोगों को नियुक्त करती है तो उसमें 100 में से 75 लोग यहाँ पर आपके हरियाणा के लोकल या स्थानीय लोग यहाँ पर होने चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में इसे यहां पे चुनौती दी गई है, मामले की सुनवाई यहां पर फिलहाल चल रही है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछे जाते हैं, क्या हरियाणा राज्य सरकार ऐसा पहला राज्य है जहां पर निजी आरक्षण की बात की गई? तो नहीं, हरियाणा राज्य से पहले ऑलरेडी यहां पे कई राज्यों ने ऐसे निजी आरक्षण की बात यहां पर की है, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के राज्य यहां पर हैं। इसके कारण एक मुद्दा यहां पर जन्म लेता है जिसे हम कहते हैं सन ऑफ द सॉइल, अर्थात भूमिपुत्र की संज्ञा। अर्थात जो व्यक्ति जिन स्थान पर जन्म लेता है उसको लेकर यहां पर आपका मुद्दा उठता है कि वहां पर उस क्षेत्र से रिलेटेड संसाधनों की स्थिति पर उसका अधिकार होना चाहिए। लेकिन इस पर फिर एक क्वेश्चन आता है, मौलिक अधिकार। अब यहीं पर आते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में देखिए आपका, अगर आपने अनुच्छेद 16 पढ़ा है, ठीक है, अनुच्छेद 16 और 16(2) को यदि यहां पर आपने पढ़ा है तो दोनों ही अनुच्छेद में देखिए क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को यहां पर जन्म स्थान या लिंग, भेदभाव, धर्म इत्यादि के आधार पर आप किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं और न ही किसी सरकारी नियोजन इत्यादि में यहाँ पर भेदभाव कर सकते हैं। लेकिन यदि हम यहाँ पर देखें राज्यों के द्वारा जो इस तरह के आरक्षण यहाँ पर लेकर आए गए हैं वो इस तरीके के भेदभाव परक स्थितियों को उत्पन्न करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखिए भारत में दूसरी चीज जो है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है, जिसके तहत कोई भी जो व्यक्ति है वो किसी देश के किसी भी क्षेत्र में जा कर सकता है, निवास कर सकता है, कार्य कर सकता है, रोजगार की प्राप्ति कर सकता है। उस आधार पर भी देखें तो यहां पर यह समस्यागत स्थितियां उत्पन्न करती। तो यहां पर एक मुद्दा यह हो गया। दूसरा है यहां पे न्यायमूर्ति जी रोहिणी आयोग, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसे हम रोहिणी आयोग कहते हैं। रोहिणी आयोग का गठन किस विषय के लिए किया गया है तो इसको यहां पे समझिएगा। देखिए रोहिणी आयोग का जो गठन किया गया है वो पिछड़े वर्गों के भीतर एक उपवर्गीकरण के लिए गठित किया गया है, ठीक है, अर्थात ओबीसी वर्गों के अंतर्गत ही यहां पे सब डिवीजन करना है। सब डिवीजन का मतलब जो भी यहां पे जितनी भी आपकी ओबीसी जातियां हैं उनको यहां पे कैटेगराइज करना है, उनको अलग अलग यहां पे कैटेगरी में डिवाइड करना है और उसके आधार पर उनको यहां पर कह सकते हैं कि आरक्षण का लाभ प्रोवाइड कराना है, जिसके माध्यम से जो अति पिछड़े ओबीसी जातियां हैं उनको यहां पे ज्यादा आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा और जो ज्यादा बेहतर या संपन्न है उनको यहां पे कम आरक्षण देने की बात की। अर्थात सभी को एक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके के उपवर्गीकरण को लेकर आया गया है। और क्या है इस बारे में तो उसको समझते हैं। देखिए यहां पे इस रोहिणी आयोग का यहां पे कार्यकाल जो है 6 माह का, इसमें हाल ही में विस्तार किया गया जिसके कारण यह चर्चा में रहा। इसका गठन वर्ष 2017 में किया गया था आर्टिकल 340 के तहत। यह 4 सदस्यीय एक यहां पे आयोग है जो ओबीसी के मध्य आरक्षण के लाभों का न्याय संगत बंटवारे को लेकर यहां पे गठित किया गया है। साथ ही साथ ओबीसी वर्गों को शैक्षिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हम यहां पर पिछड़े वर्ग के रूप में या ओबीसी वर्ग में रखते हैं। किस आधार पे? जो शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से यहां पर पिछड़े हुए हैं उन्हें हम ओबीसी वर्ग कहते हैं। इसके अलावा देखिए आयोग जो है जिन जिन चीजों को लेकर यहां पे काम करने वाला है तो यहां पे सबसे पहले है कि लाभों के असमान वितरण की जांच करना। दूसरा, ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए तंत्र, मानक, शर्तें और मापदंड तैयार करेगा। साथ ही यहां पर जो ओबीसी वर्ग को मिलने वाला 27% आरक्षण है उसे 2, 6, 9 और 10% में यहां पर विभाजित करेगा। ठीक है, कितने? 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। एक है 2% का आरक्षण, एक है 6% का, एक 9% का और एक यहां पे 10% का। टोटल रहेगा 27%, लेकिन 27% में भी यहां पर उसने क्या कर दिया है, 4 अलग अलग वर्गों में यहां पर उपवर्गीकरण या आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके साथ साथ यहां पे आपको अब देखिए अब ऐसे ही टॉपिक में आपको क्या करना है, अब ऐसे ही टॉपिक में आपको इससे रिलेटेड जानकारी, अब यहां पर आपको क्या पढ़ना है, बेसिक जानना है, बुक खोलना है, निकाय और संस्थाएं वाला जो चैप्टर होगा जहां पे आपको आयोग इत्यादि के बारे में होगा, वहां पे आपको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में पूरी जानकारी ले लेनी है। कब गठित हुआ, किस आदेश पर हुआ, कौन संशोधन के तहत हुआ, क्या यहाँ पे
सदस्यों की नियुक्तियां क्या हैं, क्या क्या यहाँ पे प्रावधान है, क्या अधिकार हैं, क्या शक्तियां हैं, इनको पढ़ लेना। यदि यहाँ पर यूपीएससी आपको रोहिणी आयोग के बारे में नहीं पूछता है तो पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में यहाँ पे जरूर पूछ सकता है, तो उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। बस यही आपको घटनाक्रम बना के रखनी है कि यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जानकारी को भी रिवीजन करना है। तो इसको यहाँ पे नोट जरूर कर लीजिएगा। पढ़ना क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। देखा जाए तो इसे 1993 अधिनियम के तहत गठित किया गया था, जिसके लिए 102वें संविधान संशोधन के तहत इसे एक संवैधानिक निकाय की संज्ञा यहां पे प्रदान की गई। चलिए आते हैं अपने तीसरे टॉपिक में, जो एक बहुत ही हाईलाइटेड है, इस समय बहुत ज्यादा यहां पे लगातार चर्चा का विषय है, वो है समान नागरिक संहिता। ठीक है, यूनिवर्सल यहां पर सिविल सिटीजन की यहां पे जो बात की जा रही है, किस तरीके से यहां पर इसको लागू करना है, जो सिटीजन यहां पे कोड है किसको कैसे यहां पे लागू किया जाएगा, इसको लेकर देखिए हाल ही में यहां पर विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इसे एक लोक नीति का विषय माना है। कैसा? लोक नीति का विषय माना है। अब ऐसी स्थिति में समान नागरिक संहिता को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए होता क्या है समान नागरिक संहिता, तो ये एक एकल कानून है। ठीक है, एकल कानून है जो भारत के सभी नागरिकों के लिए कुछ मुद्दों को लेकर एक समान रूप से यहां पर सब पर लागू होगा। किन मुद्दों को लेकर? तो भारत के जो नागरिक हैं उनके विवाह के मामलों, तलाक, अभिरक्षा, विरासत जैसे संदर्भ में यहां पर एक ही तरीके का कानून लागू होगा, चाहे वो किसी भी धर्म, संप्रदाय इत्यादि के क्यों ना हो। वहां पे हर एक व्यक्ति अर्थात विवाह का एक ही तरीका, तलाक का एक ही तरीका, विरासत और संपत्तियों का यहां पर आपको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का स्थानांतरण के लिए, दत्तक अभिग्रहण के लिए, अभिरक्षा के जो मामले हैं सभी के लिए यहां पे समान कानून के तहत यहां पे लागू किया जाएगा। देखा जाए तो क्या समान नागरिक संहिता की, अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि समान नागरिक संहिता क्या आपके संविधान में इसका उल्लेख है? तो आपको राज्य के नीति निरीक्षक तत्व जब आप पढ़ते हो तो वहां पे लिखा है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 को अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे साफ साफ लिखा है कि यहां पे राज्य के नीति निरीक्षक तत्वों के तहत यहां पे समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है, अर्थात यहां पे राज्य लागू कर सकता है। गोवा यहां पर एकमात्र राज्य है जो समान नागरिक संहिता को समान परिवार कानून के रूप में यहां पर लागू कर चुका है। हाल ही में यहां पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के द्वारा भी यहां पे समान नागरिक संहिता को लागू करने की बातें की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, इसके लिए यहां पे कई कानूनों और नियमों का लेकिन यहां पे एकीकरण करना होगा, जो अलग अलग धर्म, समुदाय इत्यादि से रिलेटेड हैं। जब तक उनका हम कानूनी रूप से एकीकरण नहीं कर सकते तो समान नागरिक संहिता यहां पे लागू नहीं हो सकता। इसके लिए काफी चर्चा परिचर्चा का यह विषय बन सकता है, वाद विवाद का विषय बन सकता है, तर्क वितर्क इसमें काफी किए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पे जो ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसे एक लोक नीति का विषय माना गया है। अगला मुद्दा, यह भी आजकल थोड़ा ज्यादा ही चर्चा का विषय बनता है, क्या है? धर्मांतरण विरोधी कानून। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा ने कर्नाटक में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार विधेयक 2021 को पारित किया है। ठीक है, किसने? कर्नाटक ने। कौन सा विधेयक? कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार विधेयक 2021। ऑलरेडी देखा जाए तो 9 राज्यों में यहां पे धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हो चुके हैं। कौन कौन से हैं वो 9 राज्य जहां पर ये कानून लागू हैं? तो ये हैं आपके उड़ीसा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी ये कानून लागू है। देखा जाए तो आर्टिकल 25A के तहत किसी अन्य व्यक्ति को धर्मांतरित कराने का मौलिक अधिकार यहाँ पे नहीं देती है, और इसके तहत यहाँ पे धर्मांतरण विरोधी कानूनों को राज्यों के द्वारा लागू किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों में यहाँ पे धर्म और उससे उसको मानने को लेकर, उसके आचरण को लेकर यहाँ पे जो भी आपको धार्मिक जो मौलिक अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं उन आर्टिकल्स को यहाँ पे जरूर पढ़ना है, उससे रिलेटेड चीजों को आपको रिवीजन करना है। इसके बाद अगला टॉपिक है राजभाषा। ठीक है, राजभाषा, क्योंकि थोड़ा सा चर्चा का विषय ये भी बना हुआ है। राजभाषा हिंदी को लेकर लगातार विवाद की स्थितियां बनी रही हैं, और आज नहीं, ये काफी सालों से रही हैं। क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा वर्सेस हिंदी भाषा, राजभाषा और अन्य चीजों को लेकर नेशनल। तो यहां पर देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल यहां पे चर्चा का क्यों विषय बनी है, तो देखिए तुलु भाषी लोगों ने तुलु भाषा को यहां पे राजभाषा व 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। कौन सी? तुलु भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। और तुलु क्या है? एक द्रविड़ भाषा है जो कर्नाटक के 2 जिलों दक्षिण कन्नड़ और उडुपी तथा केरल के कासरगोड जिले में यहां पर बोली जाती है। देखा जाए तो राजभाषा को लेकर संविधान में क्या यहां पर बातें कही गई हैं, यह भी यहां पर समझ लीजिए। संविधान के यहां पे भाग 17 आर्टिकल 341 से 351
और 8वीं अनुसूची में यहां पर 22 भाषाओं राजभाषाओं का यहां पे उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 345 के अनुसार राज्य का विधानमंडल यहां पर विधि के द्वारा राज्य की एक या अधिक स्थानीय भाषा या हिंदी को उस राज्य के लिए शासकीय या किसी भी यहां पे कार्यों के लिए अंगीकार के रूप में यहां पे स्वीकार कर सकती है। तो यहां पर कौन से आर्टिकल राजभाषा से रिलेटेड हैं, इनका रिवीजन करना है। ध्यान लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, राजभाषा वाले सारे आर्टिकल को यहां पर रिवीजन करना है। अगला यहां पे है प्रवासी भारतीय नागरिक, भी यहां पे थोड़ा सा चर्चा का विषय बनते हैं। क्यों बने हैं प्रवासी भारतीय नागरिक चर्चा का विषय? तो गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है और यह आदेश जारी किया गया है कुछ पत्रकार और शोधकर्ताओं को जो कि ओसीआई कार्ड धारक हैं। क्यों जारी किया गया है, तो वहां पर इसको समझ लीजिए। देखिए, गृह मंत्रालय का आदेश है कि जो भी पत्रकार और शोधकर्ता जो कि ओसीआई पेशेवर हैं, उन्हें भारत में अपनी गतिविधियों के बारे में सूचित करना अब अनिवार्य होगा। ऐसी अधिसूचना यहां पर जारी की गई है, लेकिन इसको लेकर यहां पे जो पत्रकार और शोधकर्ता ओसीआई हैं, उनके द्वारा यहां पर इसे चुनौती दी जा रही है। और चुनौती यहां पर क्यों दी जा रही है? क्योंकि इस अधिसूचना में देखा जाए तो कुछ यहां पे समस्याएं दिखाई देती हैं, जिसके कारण इसे चुनौती यहां पे दी जा रही है। और ऐसा क्यों है? पहली जो समस्या इसमें है कि देखिए, भारत में अधिवासित ओसीआई की तुलना विदेशी नागरिक के रूप में करना, अर्थात जो भारतीय ओसीआई हैं, आप उन्हें एक विदेशी के तौर पे, क्योंकि विदेशियों को जब भारत में आते हैं तो उन्हें यहां पर अपने आप को पंजीकृत कराना होता है, अपनी जानकारी यहां पर आपको देनी होती है, उसे साझा करनी होती है, और यहां पर जो बातें की गई हैं वहां पर वैसा ही उसे इन्हें कुछ ट्रीट किया जा रहा है। इसके अलावा एनआरआई के कोटे के तहत अत्यधिक उच्च शुल्क कई ओसीआई कार्ड धारकों के द्वारा यहां पर वहन नहीं किया जा सकता, और भारत में अधिवासित ओसीआई छात्र अपनी नागरिकता वाले देश में भी यहां पर अधिवास की स्थिति से वंचित हैं। तो यहाँ पर ये समस्याएं जो हैं वो ओसीआई कार्ड जो पेशेवर हैं, पत्रकारों को लेकर गृह मंत्रालय के द्वारा जो अधिसूचना या आदेश यहाँ पे जारी किए गए हैं कि उन्हें यहाँ पर अपनी जानकारी जो होगी लगातार यहाँ पे पंजीकृत करनी होगी, गतिविधियों को सूचित करना होगा, उसको लेकर यहाँ पे सवालिया निशान खड़े किए गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर ऐसा मुद्दा आता है, फिर यहाँ पे नागरिकता वाला एक चैप्टर आ जाता है। ठीक है, नागरिकता को लेकर यहाँ पे जो टॉपिक हमारा है उसे यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता पड़ जाती है कि ओसीआई क्या है, उन्हें समझने के लिए, एनआरआईज किसे कहते हैं उन्हें समझने के लिए, नागरिकता के भारत में क्या प्रावधान है, किसे देना होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, नागरिकता वाले प्रावधान संविधान के अनुच्छेद यहाँ पे 5 से 11 वाले यहाँ पे टॉपिक को पढ़ना है। और भाग 2 में जो वर्णित है, और देखा जाए तो नागरिकता जो है किस सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय है। चलिए, अगला यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा का विषय बना संविधान सभा। क्यों चर्चा का विषय बना? क्योंकि यहाँ पे संविधान सभा के 75 वर्ष यहाँ पर पूरे हो गए हैं। ऐतिहासिक देखिए, संविधान सभा की जो ऐतिहासिक बैठक हुई थी वो हुई थी आज से 75 वर्ष यहाँ पे पूर्व 9 दिसंबर 1946 को, और नई दिल्ली के संसद भवन के सेंट्रल हॉल में ये बैठक यहाँ पे संपन्न हुई थी। और यही एक दौर था जब यहाँ पर जो भारतीय संविधान सभा थी वो बैठकर भारतीय संविधान के निर्माण का कार्य करती है, और 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों के पश्चात हमें हमारा यहाँ पे संविधान मिल जाता है। देखा जाए तो ये संविधान यहाँ पे जो आपकी संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो की थी आपकी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। इस तरीके के पुराने घटनाक्रमों की जिनकी वर्षगांठ इस तरह से आपके पूरी हो रही है वो भी यहाँ पर आपका चर्चा का विषय बन जाते हैं। तो संविधान सभा के बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग यहाँ पर आपको देखनी पड़ेगी। इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए पदोन्नति को लेकर आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, किस तरीके का आरक्षण है और आरक्षण कितने % दिया जाएगा? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के तहत यहां पे 4% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। और दिव्यांग जो व्यक्ति है इसका आशय होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो दिव्यांगता से कम 40% से कम दिव्यांग होगा, उसे यहां पर ये 4% आरक्षण का यहां पे लाभ मिलेगा। ठीक है, कितने %? 40% से कम दिव्यांग होगा। और इस अधिनियम के तहत यहां पर 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को यहां पे शामिल किया गया है। दूसरा, दिव्यांगता या दिव्यांगों को यहां पर किस पदों के पर यहां पे आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है? तो यहां पर A, B, C, D सभी वर्ग के पदों पर यहां पर ये आरक्षण 4% का आरक्षण देने की बात की गई है। चलिए, अगला कानून है यहां पे निवारक निरोध। ठीक है, निवारक निरोध भी देखिए चर्चा का विषय बन गया है। क्यों बना है? सुप्रीम कोर्ट ने बांका स्नेहा सीला बनाम तेलंगाना राज्य विवाद में एक निर्णय दिया है। विवाद यहां पे ध्यान रखिएगा, वर्सेस कई बार होता है
कि मुद्दा या ये निर्णय किस वाद में दिया गया। तो वाद यहां पर है आपका बांका स्नेहाशीला बनाम तेलंगाना राज्यवाद। अब इसमें निर्णय क्या आया है और क्या रिलेटेड था, क्या बात हुई है, किस बारे में यहां पर डिसीजन आया है। देखिए, कानून और व्यवस्था के उल्लंघन की संभावित आशंका के आधार पर निवारक निरोध के उपबंध को लागू नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि हम सिर्फ आशंका के आधार पर कोई यहां पे निवारक निरोध लागू नहीं कर सकते हैं। वो तभी लागू किया जा सकता है जब यहां पर आपको संबंधित गतिविधियों का प्रत्यक्ष रूप से लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तभी हम वहां पर निवारक निरोध के कानून को लागू कर सकते हैं। यहां पर उल्लंघन की संभावना के आधार पर हम इसे लागू नहीं कर सकते हैं। निवारक निरोध किसी व्यक्ति के द्वारा संभावित अपराध, अनुचित कृत्य किए जाने के संदेह के आधार पर यहां पर संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेने की कार्यवाही सीआरपीसी की धारा 151 के तहत यहां पर अधिकार देती है। साथ ही यहां पर आर्टिकल 22 देखा जाए तो आपको ऐसी गिरफ्तारी और निरोध के मामलों में यहां पर सुरक्षा प्रदान करती है आर्टिकल 22, जो आपका मौलिक अधिकार है। तो निवारक निरोध के बारे में देखा। अगला यहां पे टॉपिक है आपका विरोध प्रदर्शन का आधार। क्या है कि व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार एक तरीके का मौलिक अधिकार है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्यता दी है या नहीं, तो इस पर एक डिसीजन अभी हाल ही में आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर अपना डिसीजन दिया है। इसमें कहा गया है किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी टिप्पणी में साफ साफ बोला गया कि देखिए, यहां पर आप यातायात और लोक आवाजाही को बाधित नहीं कर सकते अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान। एक व्यक्ति को, समूह को, संस्था को यहां पर आप शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन यहां पर युक्त निर्बंधन के साथ है कि आप यहां पर अव्यवस्था नहीं उत्पन्न करेंगे या यातायात लोक आवाजाही में यहां पे विरोध प्रदर्शन या कह सकते हैं उनमें समस्याएं उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। और विरोध प्रदर्शन का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19(1) के ए के तहत यहां पर और 19(1)(b) के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में आपको प्रदत्त है। तो आर्टिकल 19(a)(1) और (a)(b) के तहत यहां पर यह अधिकार है। देखा जाए तो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार 19(2) और 19(3) के तहत युक्त निर्बंधन भी इस पे लागू हैं और यह निरपेक्ष या असीमित अधिकार नहीं है। तो एक चीज ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि विरोध का अधिकार जो है वो कैसा है, वो असीमित या निरपेक्ष अधिकार है, असीमित अधिकार यहां पर आपका नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन, एक और अधिकार है भूल जाने का अधिकार। ठीक है, कैसा अधिकार? भूल जाने का अधिकार। अब ये भूल जाने का अधिकार क्या है? देखिए, यहां पे अपनी पढ़ाई को नहीं भूलना है या जो तुम्हें याद भी है उसे नहीं यहां पे भूलना है, यहां बात किसी और चीज के भूलने की जा रही है। तो क्या मामला है तो इसको समझिएगा। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां पर भूल जाने के अधिकार को यथावत रखा है। मामला क्या है? तो देखिए, इसमें इंटरनेट सर्च इंजन, डेटाबेस, वेबसाइटों या अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी को उस स्थिति में हटाने का अधिकार जब यह प्रासंगिक ना हो। तो भूल जाने का अधिकार कहां से? इंटरनेट से। ठीक है, इंटरनेट से, वेबसाइट से यदि आपकी कोई जो जानकारी है वो यहां पर किसी सर्च इंजन पे, किसी वेबसाइट पे, किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी ऐप पर, किसी इंटरनेट पे, कहीं भी यहां पर है, ठीक है, और वो अप्रासंगिक है, उसका कोई यूज नहीं है, तो वहां पर उसे भूल जाने का अधिकार के तहत आपकी जानकारी को ऐसे सभी सर्च इंजन, प्लेटफॉर्म, इंटरनेट से डिलीट किया जाएगा। यही है भूल जाने का अधिकार और दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां पर इसे यथावत रखा है, अर्थात एक व्यक्ति को यहां पर भूल जाने के अधिकार के तहत उसे उसके डेटा को यहां पर डिलीट किया जाएगा। देखा जाए तो यहां पर यह व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 का हिस्सा है, परंतु इसमें यह डेटा विलोपन के विशिष्ट अधिकार का यहां पे विलोपन है। सरकार ने यहां पर देखिए डेटा संरक्षण विधेयक यहां पे पारित किया है और वहां पर ये मुद्दा उसमें शामिल है, लेकिन इसमें भूल जाने के अधिकार जैसे या डेटा को डिलीट करने के प्रॉब्लम को यहां पर जस्टिफाई नहीं किया गया था और उसी को लेकर यहां पर बातें हो रही थी। देखा जाए तो ऐसा ही एक कानून यहां पर यूरोपीय संघ के द्वारा भी लागू किया गया है। ये यूरोपीय संघ ने जो अपने डेटा यहां पे प्रस्तुत किया है, जो मुद्दा यहां पे लागू किया है, जो कानून यहां पे लागू किया है, उसमें यहां पे भूल जाने के अधिकार को शामिल किया गया है। चलिए अगला है यहां पे विदेशी अधिकरणों को लेकर थोड़ा सा, ये क्या है विदेशी अधिकरण और इससे रिलेटेड जानकारी, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, असम सरकार में राज्य सीमा पुलिस शाखा को गोरखाओं के विरुद्ध किसी भी मामले में
विदेशी अधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने का अधिकार यहां पर दिया गया है। ठीक है, साथ ही यहां पर यह भी कहा गया कि ये अर्ध न्यायिक निकाय हैं। विदेशी जो अधिकरण कैसे निकाय हैं? एक अर्ध न्यायिक निकाय हैं जिनकी स्थापना विदेशी विषयक अधिकरण आदेश 1964 तथा विदेशी विधेयक अधिनियम 1946 के तहत यहां पर की गई है। इन विदेशी अधिकरणों को दो तरीके के कार्य यहां पे सौंपे जाते हैं। पहला कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं इसकी यहां पे पहचान करना, इसे सुनिश्चित करना। ठीक है, इसके लिए वहां पे आधार कार्ड इत्यादि यहां पे दस्तावेजों की उनकी जानकारी मांगना। दूसरा, यहां पर सीमा पुलिस के द्वारा संदर्भित किसी मामले को लेकर यहां पे जांच पड़ताल करना, उसकी सुनवाई इत्यादि करना, उसको देखना। इसके अलावा अधिकरण की यहां पे अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी या कोई एक नौकरशाह करेगा। वर्ष 2019 में गृह मंत्रालय ने 1964 के आदेश में संशोधन कर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जिलाधीशों को भी यहां पर विदेशी व्यक्ति के निर्धारण की शक्ति यहां पे प्रदान कर दी। अर्थात राज्य या जिले का जो यहां पे जिलाधीश होगा वो भी यहां पर किसी व्यक्ति के विदेशी होने या नहीं होने की चीजों को निर्धारित कर सकता है। अब इससे पूर्व अगर देखा जाए तो केवल केंद्र सरकार के पास विदेशी अधिकरणों के गठन की यही यहां पर आपको शक्ति थी। तो यह है मामला आपका विदेशी अधिकरण का, जो कि असम राज्य में यहां पर आपको रिलेट करता है। इसका अगला मुद्दा है इसमें संसदीय सत्रों की गिरती उत्पादकता। अर्थात जो हमारे संसद सत्र आयोजित किए जाते हैं जहां पे सरकार के द्वारा जो योजनाएं, कानून, प्रविधियां और जो भी डिसीजन इत्यादि होते हैं उन पे चर्चा परिचर्चा होती है, उसके द्वारा नई चीज़ों का निर्माण होता है, उन्हें लागू करने के प्रावधान आते हैं, वहां पे लगातार एक गिरावट देखी गई। अर्थात कामकाज बाधित हुआ, जिसके कारण यहां पर उनकी उत्पादकता है, जितना काम उन्हें करना चाहिए वो उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या रहा है डेटा, उसको यहां पर थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। देखिए, मानसून सत्र में विगत 2 दशकों में लोकसभा के लिए यह तीसरा सबसे कम उत्पादक सिर्फ 21% तथा राज्यसभा के लिए 8वां सबसे कम उत्पादक मात्र यहां पे 28% यहां पे रहा। आर्टिकल 85 के तहत यहां पे संसद सत्र के आहूत करने का उपबंध है और संसद की बैठक एक वर्ष में यहां पर 3 बार होती है। तो देखा जाए लोकसभा और राज्यसभा में सिर्फ यहां पर जो कार्य की उत्पादकता थी, जो पिछले साल का जो मानसून यहां पे सत्र था वो यहां पे सबसे कम उत्पादक रहा, जहां लोकसभा में उत्पादकता की दर अर्थात कार्य की जो अवधि रही, जो यहां पे कार्य हुए वहां पे मात्र देखा जाए तो कितना रहा, सिर्फ यहां पे 21%। वहीं राज्यसभा में यह स्थिति सिर्फ 28% रही। और देखा जाए इनके कार्यकलाप की स्थितियों से तो जहां लोकसभा का ये तीसरा सबसे आपको कह सकते हो कम उत्पादक स्थिति थी, वहीं राज्यसभा की 8वीं ऐसी स्थिति रही। अब बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा ये संसद सत्रों को बुलाने को लेकर यहाँ कितने सत्र होने चाहिए। तो देखिए, भारत में जो संसद सत्र का आयोजन किया जाता है वो वर्ष में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। एक होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। और यहाँ पर कोई भी जो सत्र यहाँ पे आयोजित किया जाता है उनके दोनों एक सत्र आयोजित करने के बाद अगले सत्र आयोजित करने के बीच यहाँ पे 6 महीने से ज्यादा का यहाँ पे आपका गैप नहीं हो सकता था। 6 महीने के पूर्व यहाँ पर इसका आयोजन किया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे बजट सत्र 2022 में लोकसभा की कुल उत्पादकता में एक वृद्धि देखी गई और ये 129% यहाँ पर स्थिति रही। और साथ ही साथ यहाँ पे 12 सरकारी विधेयक इसमें पुनर्स्थापित और 13 विधेयक यहाँ पे पारित किए गए बजट सत्र 2022 में। साथ ही साथ राज्यसभा की जो उत्पादकता रही वो बढ़कर आपको 99% यहाँ पर रही। अगला मामला है यहाँ पे लोकसभा के उपाध्यक्ष का। देखा जाए तो लोकसभा के उपाध्यक्ष की नियुक्ति अभी तक चयन नहीं हुआ है, नियुक्ति नहीं हुई है। और इस मामले को लेकर अभी हाल ही में एक मुद्दा यहाँ पर उठाया गया। क्या रहा है मुद्दा? तो दिल्ली हाई कोर्ट में 2 वर्ष से रिक्त पद पर जवाब यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा 2 वर्ष से रिक्त लोकसभा के उपाध्यक्ष के पद को लेकर यहाँ पर सरकार से यहाँ पे जवाब मांगा गया है कि ऐसा यहाँ पर क्यों है। तो यहाँ पर अब चर्चा का विषय बन गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं उपाध्यक्ष के पद के बारे में, इसकी कार्य शक्तियां और इसके कार्य क्रियाकलापों के बारे में। देखिए, उपाध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा का एक पीठासीन यहाँ पे अधिकारी होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही यहाँ पे एक पीठासीन अधिकारी होते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की यहाँ पर उपाध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। इसके अलावा आर्टिकल 94 के तहत लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र भी यहां पर दे सकता है या देता है। और आर्टिकल यहां पर 93 के तहत लोकसभा यथाशीघ्र अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी।
यद्यपि निर्वाचन के लिए कोई समय सीमा का आवंटन नहीं है। ठीक है, तो दोनों का पद यदि खाली रहता है तुरंत वहां पर आपको निर्वाचन करना चाहिए लोकसभा को, लेकिन यहां पर साथ साथ समस्या यह है कि किसी समय सीमा का उल्लेख ना किया जाना, और इस कारण से देखा जाए तो 2 साल हो गए हैं उपाध्यक्ष के पद का रिक्त हुए और इस दौरान भी यहां पर अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। इसका एक बड़ा कारण है। इसके अलावा देखा जाए तो अन्य जानकारियों के तौर पे देखिए, उपाध्यक्ष की जो पदावधि होती है वो 5 वर्ष होती है, और यहां पे देखा जाए तो सभी जो सदस्य हैं लोकसभा के, जो सभी सदस्य होते हैं कि बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उपाध्यक्ष को पद से हटाया भी जा सकता है। ठीक है, लोकसभा में। और साथ ही साथ यहां पे उपाध्यक्ष जो होता है वो बजट समिति का अध्यक्ष होता है। किस समिति का? उपाध्यक्ष जो होता है वो बजट समिति का अध्यक्ष भी यहां पर होता है। तो ये तो बात हो गई यहां पे लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में। अगली यहां पर चर्चा करते हैं लोक लेखा समिति के बारे में। ठीक है, बहुत सारी ऐसी समितियां होती हैं, खासकर जो संसदीय जो समितियां हैं उनको लेकर भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। लोक लेखा समिति उनमें से एक इंपॉर्टेंट समिति है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी गई है। तो क्या है लोक लेखा समिति? देखिए, शताब्दी यहां पर लोक लेखा समिति का यहां पे शताब्दी समारोह यहां पे आयोजित हुआ है, अर्थात शताब्दी 100 वर्ष यहां पर इनके कंप्लीट होने को हो गए हैं। ये सबसे पुरानी संसदीय समिति है जो वर्ष 2021 में भारत सरकार के अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत यहां पर गठित हुई थी। 1919 में यह अधिनियम लेकर आया गया था, जिसके तहत यहां पर 1921 में यहां पे लोक लेखा समिति की स्थापना हुई थी और 2021 में यहां पे 100 साल इसके पूरे हो गए हैं। इसके कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 15 और 7 जो होते हैं आपके राज्यसभा के होते हैं। देखा जाए तो यहां पे प्रत्येक वर्ष इनका गठन किया जाता है और इनका जो कार्य है यह वार्षिक वित्त सेवाओं, कैग की रिपोर्ट, सरकार के खर्च, संसद द्वारा स्वीकृत यहां पर अन्य जो खर्च हैं उनकी यहां पे जांच पड़ताल करते हैं। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है, इसकी जो नियुक्ति होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। और देखा जाए तो पहले यहां पे शुरुआती सालों में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष यहां पर बेसिकली जो आपकी सरकार होती है उस पार्टी का होता था, लेकिन यहां पे 1967 से यहां पे एक परंपरा को विकसित किया गया, जिसके तहत यहां विपक्षी दल के नेता को यहां पे लोक लेखा समिति का यहां पे अध्यक्ष बनाया जाता है। चलिए, अगला यहां पे है विभागों से संबंधित अस्थायी समितियों के गठन को लेकर किए गए प्रावधान। ठीक है, विभागों से रिलेटेड अस्थायी समितियों के गठन के भी प्रावधान किए गए हैं। क्या क्या हैं ये, उनके बारे में समझिएगा। देखिए, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं DRSCS। ठीक है, इनके बाद तो यहां पर इनको इनके पुनर्गठन को यहां पर इनका पुनर्गठन किया जा रहा है। संसद द्वारा 3 कार्य संदर्भित विधियों के, यहां पर इनको 3 कार्य सौंपे गए हैं। ठीक है, इन समितियों को संसद के द्वारा 3 कार्य सौंपे गए हैं। पहला कि संदर्भित विधेयकों की जांच करना, जो विधेयक इनको यहां पर संदर्भित किए जाएंगे इनके पास भेजे जाएंगे, उन विधेयकों की इनको जांच करना है। साथ ही मंत्रालयों से संबंधित विशिष्ट विषयों का यहां पे चयन करना, और तीसरा सरकार द्वारा यहां पे कार्यान्वयन की समीक्षा करना और विभागों के बजटीय परिव्यय की यहां पे आपको जांच करनी है। तो ये सारा जो काम होगा इन विभागों के द्वारा, इन विभागीय समितियों के माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ साथ 24 DRSCs को यहां पर आपको 8 राज्यसभा के तहत और 16 लोकसभा के तहत यहां पे गठित किए जाएंगे। टोटल कितने? 24, 8 राज्यसभा में और 16 यहां पे लोकसभा में इनका निर्मित किया जाएगा, इनका निर्माण किया जाएगा। और साथ ही साथ यहां पे नियम 268 के तहत प्रत्येक समिति में यहां पर 31 सदस्य होंगे, जिसमें 10 राज्यसभा के और 21 लोकसभा के। इसका कोई मंत्री जो होगा इसका सदस्य नहीं होगा, और सदस्यता अवधि जो होती 1 वर्ष के लिए होगी। संसदीय समितियों को आर्टिकल 115 के तहत संसदीय विशेषाधिकार व आर्टिकल 118 के तहत संसद के कार्य प्रक्रिया संचालन में अपना प्राधिकार प्राप्त करती हुई यहां पर आपको दिखाई देती हैं। अर्थात आर्टिकल 115 और आर्टिकल 118 के तहत इन्हें अधिकार, कार्य शक्तियों का प्राधिकार इन्हें प्राप्त होते हैं और उसके तहत ये आपको कार्य करती हुई दिखाई देती हैं। तो दोनों आर्टिकल यहाँ पे ध्यान रखना है, आर्टिकल 115 और आर्टिकल 118। इसके अलावा 24 यहाँ पे समितियां बनेंगी। ठीक है, 31 इसमें सदस्य होंगे। 24 समितियों में से 8 यहाँ पर आपको देखा जाए तो राज्यसभा में, और 16 यहाँ पर देखा जाए तो आपको लोकसभा में। सदस्यों की बात करें तो 31 में से आपको 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे और 21 सदस्य आपके लोकसभा से होंगे। तो पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया।
ठीक है, तो हमारे सेशन के 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। रिवीजन के तौर पे हमने 18 कम से कम 17-18 टॉपिक जरूर यहाँ पर हमने देख लिए हैं, और इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें आपको रिवीजन करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट इसमें देखिए क्या है। अब इसमें हम यहां पर देखने वाले हैं सरकारों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के न्यायालय की समीक्षाएं हैं, अधिकरण हैं, प्राधिकरण हैं, मध्यस्थता विधेयक हैं और अन्य प्रकार के कुछ विवादों की स्थितियों के कारण जो चर्चा के विषय रहे हैं, ऐसे सभी टॉपिक्स को हम यहां पर एक एक करके स्टडी करेंगे। तो अभी मेरे साथ आपको अभी कुछ देर और बने रहना है। आधे घंटे बीत चुके हैं और एक सेशन हमने कंप्लीट किया है। अब यहां पर अगले आधे घंटे में हम एक और सेशन को यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं। क्या है इसमें, देखिए, अंतरराज्यिक जल विवाद को लेकर पहला यहां पे मुद्दा है। जल विवाद को लेकर, नदियों के जल विवाद को लेकर लगातार भारत में विवाद देखने को मिला है विभिन्न राज्यों के मध्य, और इसी चीज को लेकर एक बार फिर से यह हाईलाइटेड हुआ है। क्यों हाईलाइटेड हुआ है? जल शक्ति मंत्रालय ने यहां पे गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड को अधिसूचित किया है। 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्ट संख्या 17 में जल तथा संघ सूची की प्रविष्ट संख्या 56 में अंतरराज्यिक नदी और नदी घाटियों के विनियमन की यहां पर शक्ति प्रदान की गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 262 में अंतरराज्यिक नदी विवाद जल शिकायतों का न्याय निर्णय की यहां पर शक्ति भी प्रदान की गई है। साथ ही साथ अंतरराज्यिक नदी विवाद अधिनियम 1956 में यह अधिकरण की स्थापना करने की भी शक्तियां दिए गई हैं, और इनका निर्णय जो होगा, इन कह सकते हैं अधिकरणों का जो निर्णय होगा वो यहां पर आपको बाध्यकारी होगा, और अधिकरण के सदस्यों का और अध्यक्ष जो होंगे, अधिकरण के सदस्य व अध्यक्ष इसके होते हैं आपके सीजीआई के द्वारा इसमें नामित होते हैं। 2019 में यहां पे संशोधन की स्थापना 2019 में अंतरराज्यिक जल विवाद संशोधन के बाद विवाद समाधान समिति और विवाद निपटान के लिए एक अस्थायी अधिकरण के स्थापना का भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो इसमें देखिए, जो याद रखना है, जो ध्यान रखना है, किन किन नदियों के विवादों के क्षेत्राधिकारों को अधिसूचित किया गया है। तो एक है आपका गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड और दूसरा है यहाँ पे कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड। 2 चीजों को आपको रिवीजन करना है। क्या क्या? जिसमें सबसे हाईलाइटेड जो पॉइंट है वो है आपका अंतरराज्यिक नदी विवाद अधिनियम 1956 के बारे में, अंतरराज्यिक नदी विवाद अधिनियम 1956 के बारे में यहां पर आपको जानकारी यहां पर लेनी है कि क्या है और इसके तहत अधिकरण को किस किस तरह के अधिकार और शक्तियां यहां पे प्रदत्त हैं। शॉर्ट फॉर्म में बाकी सारी चीजों को हमने यहां पर रिवीजन कर लिया है, देख लिया है कौन कौन सी यहाँ पे अनुसूचियां हैं, किसके तहत क्या क्या आता है, कौन से अधिकरण हैं, उनके तहत यहाँ पे निर्णय बाध्यकारी भी होते हैं। अध्यक्ष जो होंगे और सदस्य जो होंगे वो सीजीआई के द्वारा यहाँ पे गठित किए जाते हैं, नियुक्त भी किए जाते हैं, और पूर्व न्यायाधीश यहाँ पे अध्यक्षता भी करते हैं ऐसे अधिकरणों की। तो यहाँ पर देखा जाए तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से तो रिवीजन किया है, लेकिन एक बार इस टॉपिक को जरूर यहाँ पे देखना है, अंतरराज्यिक नदी जल विवाद और इससे रिलेटेड अधिकरणों की कार्य और शक्तियों को। अगला है अंतरराज्यीय सीमा विवाद। असम और मेघालय के राज्य में आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है जहां झड़प हुई थी, जहां दोनों ही राज्यों के मध्य एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और काफी समय तक यहां पुलिस प्रशासन सेना को भी यहां पे लगाना पड़ा था। किस लिए और किस तरीके के विवाद की स्थितियां रही, इनको यहां पे देखिएगा। असम व मेघालय के मध्य 6 क्षेत्रों को लेकर, जिसमें कामरूप महानगर, हैलाकंडी, लैंगपी, बोको जैसे आदि जिले इसमें शामिल हैं। हालिया समय में दोनों राज्यों में समस्या समाधान हेतु एक संयुक्त समिति के गठन का यहां पे प्रावधान कर लिया गया है और इस माध्यम से यहां पर इस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। तो विवाद है असम और मेघालय के मध्य, वो भी 6 जिलों को लेकर, जो जिले हैं उनके नाम देखे हैं, और इसको सुलझाने के लिए क्या किया जा रहा है, एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी जो इन क्षेत्रों का अवलोकन करेगी, निरीक्षण करेगी और उसके अनुसार यहाँ पे अपनी रिपोर्ट देगी ताकि विवाद का यहाँ पे समाधान हो जाए। अब ऐसी ही स्थितियां, ये हाईलाइटेड जरूर हुआ है असम मेघालय में, लेकिन साथ ही साथ भारत के ऐसे कई कह सकते हैं राज्य हैं जिनके मध्य इस तरह के सीमा विवाद हैं। कौन कौन से राज्य हैं उनको भी यहां पर, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। एक विवाद है महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य बेलगाम क्षेत्र को लेकर, कर्नाटक और केरल के मध्य कासरगोड क्षेत्र को लेकर, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को में आपको परवाणु क्षेत्र को लेकर, और हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे जम्मू कश्मीर या कह सकते हैं अब तो लद्दाख हो गया, तो लद्दाख के यहाँ पर कुछ क्षेत्रों को लेकर। यहां पर वर्तमान समय में ये सक्रिय आपको विवादित स्थितियां हैं जो बनी हुई हैं। चलिए अब यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया है 7वीं अनुसूची के बारे में। 7वीं अनुसूची लगातार चर्चा का विषय रहती है,
पिछले भी हमने देखा अभी यहाँ पे इस सेशन में, फर्स्ट सेशन में, कि यहाँ पे कुछ चीजों को लेकर यहाँ 7वीं अनुसूची का बार बार वर्णन आया है। तो चलिए थोड़ा सा 7वीं अनुसूची, यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिएगा, 7वीं अनुसूची को एक बार जरूर जाके देखना है क्योंकि ये चर्चा का विषय लगातार बनी रही है। देखिए 15वें वित्त आयोग ने एनके सिंह जो कि इसके अध्यक्ष थे, जलवायु परिवर्तन और महामारी के कारण 7वीं अनुसूची की गहन समीक्षा की बात की है और इस कारण से यहां पे 7वीं अनुसूची चर्चा का विषय बन गई है। किसने कहा है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने जलवायु परिवर्तन और महामारी के कारण कहा है कि 7वीं अनुसूची की फिर से समीक्षा की जानी चाहिए। वर्तमान स्थिति क्या है वो देख लीजिए। देखिए आर्टिकल 246 में वर्णित संसद और विधानमंडलों को विधायी शक्ति यहां पर 7वीं अनुसूची के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इसमें सूची 1 जो कि संघ सूची है, इसमें 100 विषय सम्मिलित हैं। सूची 2 जो कि राज्य सूची का विषय है, इसमें 61 विषय सम्मिलित हैं। और सूची 3 जो समवर्ती सूची है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, इसमें 52 विषय आपको सम्मिलित हैं। सूची प्रणाली यहां पर क्यों बनाई गई है तो इसके पीछे कुछ तर्कधार दिए जाते हैं। किस तरह की सूची प्रणाली के माध्यम से भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जा सकता है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जा सकता है, प्रांतीय स्वायत्तता सुनिश्चित की जा सकती है और संतुलित आर्थिक विकास यहां पर बढ़ावा दिया जा सकता है और इसके माध्यम से एक समर्थ और उत्तरदायी सरकार को हम यहां पर विकसित कर सकते हैं। तो यह है 7वीं अनुसूची के बारे में। अगला टॉपिक, राज्य सरकार के ऋण लेने की शक्ति को यहां पर बढ़ा दिया गया है। अर्थात एक राज्य सरकार अपने आर्थिक विकास, सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से कितना ऋण ले सकती है, केंद्र सरकार के द्वारा इसे निर्धारित किया जाता था, लेकिन सरकार ने इस निर्धारण की स्थिति जो पहले 3% था उसे हाल ही में बढ़ा दिया गया है। तो क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या अनुकूलन, क्या क्या स्थितियां रही, उनको देखिए। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के 3% से बढ़कर 5% यहां पर राज्य के ऋण लेने की शक्ति को कर दिया है। कितना? 3 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5। अर्थात राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 5% ऋण यहां पर राज्यों के द्वारा लिया जा सकता है। यह वृद्धि 4 सुधारों पर प्रगति के कारण दी गई है, जिसमें है एक देश एक राशन कार्ड, व्यापार सुगमता, विद्युत वितरण, शहरी स्थानीय निकाय राजस्व। देखा जाए तो यह नीति राज्यों को अतिरिक्त धन प्राप्त करने के लिए प्रगतिशील नीतियों को अंगीकृत करने हेतु प्रोत्साहित करेगी। इसके तहत राज्यों को 1.06 लाख करोड़ के अतिरिक्त ऋण का यहां पर लाभ मिलेगा, जिसके माध्यम से वो इस तरह की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करके क्रियान्वित कर सकेंगे। तो एक तो मुद्दा ये रहा। इसके बाद आया इनर लाइन परमिट सिस्टम। इनर लाइन परमिट सिस्टम क्या है, क्यों चर्चा का विषय बना, तो उसको देखिए। लद्दाख प्रशासन ने अपने संरक्षित क्षेत्रों की यात्रा करने वाले सभी नागरिकों के लिए यहां पर इनर लाइन यानी कि आईएलपी इनर लाइन प्रणाली को यहां पे समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो लद्दाख के द्वारा राज्य किसने समाप्त किया है? लद्दाख ने समाप्त किया है। क्या समाप्त किया? इनर लाइन परमिट के लिए। किसके लिए समाप्त किया है? सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए समाप्त किया है। क्यों समाप्त किया है? तो इसके कारण यहां पे ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना और भारत की संप्रभुता को रेखांकित करने के लिए उठाए गए कदम के तौर पे इसे देखा जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ जो ध्यान रखने वाली बात इसमें है कि यहां पर आपको इस संरक्षित क्षेत्र में विदेशियों को जाने के लिए अभी भी आईएलपी की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात भारतीय नागरिक के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन यदि कोई विदेशी नागरिक लद्दाख के ऐसे क्षेत्रों में यहां पे जाता है, ऐसे संरक्षित क्षेत्रों में जाता है, तो उसे यहां पर अभी भी इनर लाइन परमिट यहां पे लेना होगा। और जो इनर लाइन परमिट यहां पर आपको विदेशियों को मिलेगा, वो पहले यहां पर उसकी वैधता थी सिर्फ 7 दिन की होती थी, उसे सुधार करके यहां पे कर दिया गया है 15 दिन के लिए। अब इसमें क्वेश्चन और आता है कि भारत के किन किन राज्यों में अभी भी इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू है। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा। यह प्रणाली उत्तर पूर्व के 4 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में वर्तमान समय में भी अभी लागू है। चलिए अब आता है नए जिलों के गठन को लेकर। पंजाब सरकार ने मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित किया है। किसे? मलेरकोटला, पंजाब राज्य ने 23वें जिला। राज्य विधानसभा या कार्यकारी आदेश से नए जिले बनाने या जिलों में परिवर्तन करने की शक्ति यहां पे राज्य सरकार को प्राप्त है। ठीक है, राज्य सरकार अपने जिलों, उनके नामों में परिवर्तन या उसमें यहां पर कोई इसकी सीमाओं में परिवर्तन करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? यहां पे राज्य सरकार के पास है। लेकिन यहां पर जब कोई राज्य किसी जिले या रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करता है,
तो उसे पृथ्वी मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, खुफिया ब्यूरो, डाक विभाग जैसे मंत्रालयों और एजेंसियों से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी की आवश्यकता होती है। वो कर तो सकता है, उसके पास अधिकार तो होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसे कुछ केंद्रीय यहाँ पे मंत्रालयों के आपको क्या होंगे, आपको उसके लिए वहां पे अनापत्ति प्रमाण पत्र या एनओसी की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अब बात करते हैं जिला स्तरीय समितियों के बारे में। विद्युत मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जिला स्तरीय समितियों के गठन को लेकर यहां पे आदेश दिया गया है। ये केंद्र सरकार की सभी विद्युत संबंधी योजनाओं का पर्यवेक्षण का कार्य संभालेंगी। समिति में वरिष्ठ सांसद अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, साथ ही जिले के जो अन्य सांसद हैं वो सह अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। जिले का जो कलेक्टर होगा वो यहां पर आपको इस समिति का सचिव के रूप में काम करेगा, अर्थात जिला सचिव के रूप में। और विद्युत सुधारों में लोगों की भागीदारी और निगरानी प्रक्रिया को सम्मिलित करने के लिए यहां पर जिला स्तरीय समितियों को लागू किया जाएगा। मंत्रिमंडल के द्वारा हाल ही में $3.03 ट्रिलियन की एक पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका उद्देश्य परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है। इसके साथ ही साथ डिस्कॉम को परिणाम संबद्ध वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जिला स्तरीय समितियां विद्युत विभाग के द्वारा विद्युत वितरण से रिलेटेड चीजों को जांच परख करने के लिए गठित की गई हैं, जो जिला स्तर पर हैं। प्रत्येक जिले स्तर पर इनका गठन किया जाएगा। इनकी यहाँ पे संरचना ध्यान के लिए रखिएगा, अध्यक्ष और योजना जो यहाँ पे संचालित की गई उसको भी। एक और क्वेश्चन, न्यायालय की अवमानना क्या होती है? न्यायालय की अवमानना कौन से आर्टिकल इससे रिलेट करते हैं? किसे यहां पर अधिकार है? क्या न्यायालय की अवमानना को समाप्त किया जा सकता है? इन सारे मुद्दों को लेकर एक यहां पर आया डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है और यहां पर क्या है यह डिसीजन सुनिएगा। देखिए, न्यायालय की अवमानना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई भी कानून अवमानना के लिए सजा देने की न्यायालय की शक्ति को हीन नहीं कर सकता है। अर्थात यदि न्यायालय की अवमानना की जाती है तो यहां पे न्यायालय को पूरा अधिकार है कि ऐसे व्यक्ति को यहां पर वो दंडित कर सकती है, और ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जिसके माध्यम से न्यायालय की अवमानना करने की उसकी शक्ति को उससे छीना जा सके या कम किया जा सके। इसको लेकर दो आर्टिकल में एक विवाद की स्थिति थी, जिसके कारण यहां पर यह मामला उठा था। दोनों आर्टिकल को यहां पर ध्यान से सुनिएगा। एक आर्टिकल है, देखिए, इन्हीं आर्टिकल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही स्थितियों को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जहां अनुच्छेद 142 दो आर्टिकल कौन कौन से हैं? एक है आर्टिकल 142 और दूसरा आर्टिकल है 129। 142 को यहां पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 142(2) के तहत स्वयं की किसी भी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति विधायी अधिनियम के द्वारा बनाई गई किसी भी विधि के प्रावधानों के अधीन है। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 229 के तहत ऐसा कोई भी प्रतिबंध यहां पे लागू नहीं होता है। अर्थात यहां पे न्यायालय की अवमानना करने की स्थिति में यहां पर उन्हें सजा का प्रावधान यहां पे वो कर सकती है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 129 के तहत। क्योंकि आर्टिकल 129 व आर्टिकल 215 न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की यहां पे शक्ति से संबंधित प्रावधानों का यहां पे उपबंधन करती है। तो किसके तहत यहां पे सजा दे सकते हैं? आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 215 के तहत हाई कोर्ट यहां पे न्यायालय की अवमानना को लेकर यहां पे दोषी और सजा के प्रावधान दे सकते हैं। साथ ही साथ आर्टिकल 142 के तहत भी यहां पर आपको अवमानना की स्थिति में दंडित करने का प्रावधान है, लेकिन उसमें साथ ही साथ आपको क्या है, कुछ यहां पर आपको देखा जाए तो विधि के प्रावधानों के उसे अधीन भी रखा गया है। अगली प्रणाली न्यायालय से ही जुड़ी हुई है, न्यायिक प्रक्रिया से कॉलेजियम प्रणाली। ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली भी लगातार विवाद और चर्चा का विषय बनी रहती है। हाल ही में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा अनुशंसित 9 नामों की स्वीकृति को यहां पे मंजूरी दी है और 3 इसमें महिला न्यायाधीश थीं। देखा जाए तो आर्टिकल 124(2) और आर्टिकल 217 के तहत सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार यहां पे राष्ट्रपति के पास है। लेकिन वर्ष 1981, 1993 और 1998 के 3 न्यायाधीशों के वाद के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए यहां पे कॉलेजियम प्रणाली को विकसित किया। कॉलेजियम प्रणाली में सीजीआई की अध्यक्षता में एक समिति गठित होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश और 3 यहां पर आपको हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं उनको नियुक्ति इसलिए उसमें शामिल किया जाता है ताकि यहां पे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करने के सुझाव दिए जा सकें
और बाकी यहां पर नियुक्ति और स्थानांतरण के निर्णय यहां पर आपको कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से अब लिए जाते हैं। एक बात और है, कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से जिन नामों की यहां पर सिफारिश की जाती है सरकार को, सरकार उन्हें एक बार वापस कर सकती है, लेकिन यदि कॉलेजियम प्रणाली उन्हीं नामों को यहां पर वापस से केंद्र सरकार को भेज देती है तो केंद्र सरकार यहां पर उनकी कह सकते हैं बाध्य है उन नामों को स्वीकृति देने के लिए। चलिए अगला यहां पे है अधिकरण सुधार सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें विधेयक 2021। क्या है इसमें? तो सबसे पहले हम इस अधिकरण या विधेयक की यहां पर विशेषताओं के बारे में देख लें। देखिए, मौजूदा अपीलीय निकायों को भंग करके उनके कार्यों को अन्य मौजूदा न्यायिक निकायों को स्थानांतरित करना। दूसरा, अधिकरण के सदस्य व अध्यक्ष की पदावधि 4 वर्ष रहेगी, जिनकी या फिर मैक्सिमम 70 वर्ष की आयु तक यहां पर रहेंगे। देखा जाए तो यहां पर अध्यक्ष की जो आयु रहेगी वो 70 वर्ष रहेगी और सदस्यों की जो आयु निर्धारित की गई है वो 67 वर्ष रहेगी। इसमें चलचित्र अधिनियम, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, एकस राजस्व अधिनियम, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिकरण, व्यापार चिन्ह अधिकरण और माल का भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण यहाँ पे अधिनियम इत्यादियों को हम इसमें इन अधिकरणों में समाहित कर देंगे और इसकी जगह पे अधिकरण को लेकर यहाँ पर हम नई सेवा शर्तों को तैयार करेंगे। तो ये है अधिकरण सुधार सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें, जो बहुत सारे अधिकरण हैं उनको समाभंग करके एक ही यहाँ पे शामिल करना, उन्हें यहाँ पर उसके माध्यम से कार्यों को संचालित करना। अगला यहाँ पे मध्यस्थता विधेयक 2021। क्या है मध्यस्थता विधेयक 2021? राज्यसभा ने अस्थायी समिति के पास यहाँ पर इसे भेजा है, जिसमें यहाँ पे विधेयक का उद्देश्य है कि वाणिज्यिक तथा अन्य किसी भी विवाद का समाधान मध्यस्थता, निवार्य मुकदमा, पूर्व मध्यस्थता, समझौता मामला, इन मध्यस्थता को यहाँ पे समाप्त करना और सामुदायिक मध्यस्थता को यहाँ पे बढ़ावा देना। साथ ही साथ 180 दिनों में मध्यस्थता प्रक्रिया को पूर्ण करना और इन सारी प्रक्रिया का चीजों को बेहतर तरीके से कार्यान्वित करने के लिए एक मध्यस्थता कोष की यहाँ पे स्थापना भी करना है। तो यहाँ पर जो विवाद की स्थितियां रहती हैं विभिन्न कंपनियों के अधिकरणों के को लेकर के जो विवाद यहाँ पर उत्पन्न होते हैं, सरकार वर्सेस किसी कंपनी के वर्सेस भी होते हैं, तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को समाप्त करने को लेकर इस मध्यस्थता विधेयक को लेकर आया गया है, जिसके माध्यम से इन मामलों को यहाँ पर त्वरित गति से निपटाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। चलिए अगला है भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण। क्या है यह संरचना? तो NJIAI, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, के नियंत्रण में देश के अधीनस्थ न्यायालयों के बजट और अवसंरचना का विकास यहां पर देखा जाएगा। साथ ही यहां पे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व नालसा मॉडल पर इनको स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय एजेंसी के रूप में ये कार्य करेंगे। प्रत्येक राज्य का एक यहां पर अपना देखा जाए तो NJIAI होंगे और इनका काम होगा समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करना। साथ ही राज्य व जिला स्तर पर यहां पर निकायों को स्थापित करना। NJIAI के जो प्रमुख संरक्षक होंगे वो भारत के आपके CJI होंगे, अर्थात यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे, इस तरह के अधिकरणों के यहाँ पे क्या होंगे? संरक्षक होंगे। यहाँ पे उनका कार्यभार है, वहां पे उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज होंगी वो उनको देखेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहां पर NJIAI को सुप्रीम कोर्ट के अधीन यहां पे रखा जाएगा और NJIAI के सदस्यों में हाई कोर्ट व केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल होंगे। साथ ही साथ यहां पे फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय और ग्राम पंचायत यहां पे न्यायालयों के ऑनलाइन पोर्टल को विकसित करके मामलों को त्वरित गति से निपटाने का कार्य यहां पर किया जा रहा है। न्यायालय की प्रक्रिया को यहां पर बेहतर बनाने को लेकर हाल ही में एक नई चीज शुरू की गई, जिसे बोला गया है न्यायालय की प्रक्रियाओं की लाइव स्ट्रीमिंग। यह मुद्दा यहां पर बना जबकि सुप्रीम कोर्ट की ई समिति ने एक मसौदा यहां पर जारी किया है। इस मसौदे में कहा गया है कि यहां पर स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारत सरकार और उसके सुप्रीम कोर्ट वाद में लाइव स्ट्रीमिंग के निर्णय को यहां पर दिया गया। लाइव स्ट्रीम की कार्यवाही संविधान के आर्टिकल 21 के तहत यहां पे न्याय प्राप्त करने के अधिकार का हिस्सा है और न्यायालयी कार्यवाही को प्रकाशन आर्टिकल 129 के तहत यहां पर किया जाएगा। मसौदे में कुछ और प्रावधान किए गए हैं, जैसे कहा गया है
कि यदि कोई मामला ऐसा है जिसमें वैवाहिक विवादों, यौन अपराध और यौन हिंसा संबंधी मामलों की यहां पर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाएगी। ठीक है, किस प्रकार के मामलों की? जहां पर आपको देखा जाए यौन अपराध, यौन हिंसा या फिर परिवार से संबंधित विवादों की स्थितियां हैं, उनकी यहां पे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। दूसरा, जिनकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी उनको 10 मिनट देरी से यहां पर उनकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। और साथ ही साथ यहां पर यह भी कहा गया है कि भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा न्यायालय की अवमानना के तहत लाइव स्ट्रीमिंग का अनाधिकृत उपयोग कोई नहीं कर सकता है। अगर करता है तो वहां पर उसके खिलाफ सजा और दंड के प्रावधान किए जाएंगे। चलिए अगला यहां पर हो गया लाइव स्ट्रीमिंग का मामला। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट यानी SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत यहां पर न्यायालय की शक्तियों की बात इसमें की गई है। क्या है न्यायालय की शक्तियां? तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दीवानी प्रकृति का अपराध प्रतीत होने पर न्यायालय SC/ST अधिनियम की कार्यवाही को यहां पर निरस्त कर सकता है। ठीक है, तो यदि कोई मामला यहां पर उसे नहीं लगता है कि यहां पर SC/ST अधिनियम के अंतर्गत यहां पर प्रथम दृष्टया आता है, तो ऐसी स्थिति में उसके तहत कोई मामला अगर दर्ज भी किया गया है तो न्यायालय ऐसे मामलों को यहां पे रद्द कर सकता है या उसे उन मामलों से हटा सकता है। तो यहां पर देखा जाए आर्टिकल 142 के तहत किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय हेतु आवश्यक आदेश पारित करने की शक्ति यहां पे प्रदान की गई है कि यहां पर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, गलत इत्यादि केसेस नहीं होने चाहिए, और इसके तहत वहां पर ऐसे अधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसे मामले यहां पर, ऐसे डिसीजन यहां पर ले सकता है। धारा 482 के तहत यहां पे उच्च न्यायालयों को यह शक्ति देती है और साथ ही साथ न्यायालय निम्न स्थितियों में कार्यवाही यहां पे रद्द कर सकता है। कौन कौन सी परिस्थितियां होंगी जब न्यायालय यहां पे इस कार्यवाही को रद्द करेगा? पहला, प्रकृति में प्राथमिक रूप से निजी या दीवानी हो। ठीक है, जो केस है वो कैसा हो? प्राथमिक रूप से निजी या दीवानी हो। दूसरा, पीड़ित की जाति के आधार पर यहां पर कारित नहीं किया गया हो। और तीसरा, जहां कानूनी रूप से यहां पे इसे जारी रखना विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। ऐसे सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट यहां पर ऐसे केसेस को यहां पर रद्द कर सकता है जो SC/ST के अंतर्गत आपको दर्ज किए गए हैं। चलिए अगला है यहां पे राष्ट्रीय अपील न्यायालय। क्या है राष्ट्रीय अपील न्यायालय? भारत के महान्यायवादी ने सुप्रीम कोर्ट के कार्यभार में कमी करने के लिए यहां पे एक राष्ट्रीय अपील न्यायालय के गठन की बात की है। संविधान दिवस के अवसर पर 4 क्षेत्रीय आपको राष्ट्रीय अपीली न्यायालय की यहाँ पे गठन करने की बात, जो 11 साल पहले भी ऐसी बातों को यहाँ पर किया गया था, उनको वापस से उन पर बल देने की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1986 और विधि आयोग की 229वीं रिपोर्ट में यहाँ पर इस तरह के विचार ऑलरेडी पहले भी प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इसमें प्रस्तावित किया गया है कि NCA जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मध्य मध्यस्थ न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। प्रत्येक यहाँ पर 15 जो होंगे यहाँ पे प्रत्येक में यहाँ पे 15 न्यायाधीश होंगे और ये दीवानी, फौजदारी, श्रम, राजस्व के मामलों में अपने क्षेत्र में हाई कोर्ट और अधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों को निपटने के अंतिम न्यायालय के रूप में यहाँ पे कार्य करेंगे। साथ ही NCA की यहाँ पे अध्यक्षता है तो संवैधानिक संशोधन की भी यहाँ पे आपको आवश्यकता होगी। तो देखिए, बढ़ते हुए मामलों को रोकने के लिए और सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के मामलों को यहाँ पर अधिकरण के द्वारा दिए गए निर्णयों को लेकर काफी सारे केसेस बहुत पेंडिंग हो जाते हैं। ऐसे केसेस को त्वरित निपटान करने के लिए ऐसे यहाँ पे 4 अलग अलग क्षेत्रीय अपीली यहाँ पर देखा जाए तो राष्ट्रीय अपील न्यायालयों की यहाँ पर बात की है, जहां पर इस तरह की हाई कोर्ट या फिर अपीली प्राधिकरणों के द्वारा या न्यायाधिकरणों के द्वारा जो भी यहाँ पे डिसीजन दिए गए हैं उनकी सुनवाई करे, उनका डिसीजन दे और उन मामलों को यहाँ पे त्वरित निपटान को सुनिश्चित कर सकता है। चलिए अगला यहाँ पे क्या है? राष्ट्रीय मुकदमा नीति, एक और पॉलिसी। ठीक है, क्या है राष्ट्रीय मुकदमा नीति? राष्ट्रीय मुकदमा नीति देखिए, सरकार एक राष्ट्रीय मुकदमा नीति का निर्माण कर सरकार ने सूचित किया है कि इसमें मुकदमे को यहाँ पे रोकने, कम करने, नियंत्रित करने और इस नीति के विचाराधीन यहाँ पे रखा जाएगा कि लगातार बहुत ज़्यादा केसेस जो सरकार भी यहाँ पर झेल रही है। ठीक है, सरकार को भी बहुत सारे केसेस का सामना करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर कैसे हम इन केसेस को कम करें, नियंत्रित करें, केस होने से रोकें, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर करने के लिए राष्ट्रीय मुकदमा नीति यहाँ पे लागू की जाए। सरकार ने सूचित किया है कि यहाँ पे सरकार को कुशल व उत्तरदायी वादी के रूप में इसके माध्यम से परिवर्तित करना है और न्यायालय में लंबित रहने की औसत अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष तक लेकर आना है।
अभी औसत क्या है, किसी एक मामले के न्यायालय में लटके रहने की 15 वर्ष है, जिसे यहां पर 3 वर्ष करना है। और उच्च न्यायालय की यहां पे तथा न्यायालय के समय की यहां पर आपको बचत भी करनी है। अब अगला एक मुद्दा आता है टेली लॉ, अर्थात एक कह सकते हैं कि न्यायिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए हम सूचना संचार प्रौद्योगिकी और नए प्रकार के टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो यह टेली लॉ यहाँ पर ऐसा ही एक ऐप है। देखा जाए तो विधि और न्याय मंत्री ने सिटीजन टेली लॉ ऐप यहाँ पे लॉन्च किया है। यह देश में प्री लिटिगेशन तंत्र को यहाँ पे मजबूत करेगा, नागरिक केंद्रित न्याय वितरण की दिशा में सुधार करेगा, शिकायत निवारण के लिए यहाँ पे लाभार्थी को कानूनी सलाह और परामर्श प्रदान करेगा, साथ ही वकीलों के पैनल के साथ जुड़ने की यहाँ पे सुविधा भी इसमें प्रदान की जाएगी। तो ये है आपका टेली लॉ ऐप। अगला एक मुद्दा है यहाँ पे जो कि पिछले कुछ वर्षों में थोड़ा सा एक चर्चा का विषय रहा और अलग अलग यहाँ पे हाई कोर्ट्स में इसको लेकर मामले भी यहाँ पे दर्ज किए गए और उसको लेकर इन हाई कोर्ट्स के द्वारा अपने अपने कुछ डिसीजन भी दिए गए। ये मुद्दा है वैवाहिक बलात्कार का। तो यहाँ पर केरल और कर्नाटक की सरकारों के द्वारा, जहाँ केरल उच्च न्यायालय ने वैवाहिक बलात्कार को तलाक के लिए यहाँ पे वैध के रूप में स्वीकार्यता दी है, वहीं कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पे वैवाहिक बलात्कार को बलात्कार की श्रेणी में यहाँ पे माना गया है। और यद्यपि यहाँ पर देखा जाए तो भारत में वैवाहिक बलात्कार के लिए किसी भी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं है। ठीक है, हमारी जो आपकी आईपीसी की धारा 375 है उसमें भी कहा गया है कि यदि कोई पत्नी जो है 15 वर्ष से कम उम्र की नहीं है तो उसके साथ किसी भी तरीके की लैंगिक या अन्य प्रकार के यहाँ पे यौन संबंध जो होते हैं उसे यहाँ पर हम उसकी अनुमति के बिना भी अगर किए गए हैं तो उसे बलात्कार का श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा भारत में देखा, भारत उन 36 देशों में शामिल है जहां पर अभी भी वैवाहिक बलात्कार को विधिक अपराध के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। फिर भी धारा 498A और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत यहाँ पे लैंगिक रूप से इस तरह के लैंगिक कृत्यों को एक दंडनीय अपराध माना जाता है, लेकिन आईपीसी की धारा और यहाँ पर इसको अलग से किसी तरीके से एक दंडनीय अपराध के रूप में स्वीकृति नहीं दी गई है, उसमें मान्यता आपको नहीं दी गई है। चलिए, तो 2 पार्ट हमने हाफ का खत्म हो गया। 1 घंटे में हमने यहाँ पर अपने 2 सेशन खत्म कर लिए। अगले 1 घंटे में आपका यहाँ पर आपको अपने साथ यहाँ पर मैं और लेकर चलूंगा और यहाँ पर इंडियन पॉलिटी का आप कह सकते हैं कि आपने लगभग आधा काम कर लिया है। आप ये कह सकते हैं आपके 8 महीने के इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक को हमने यहाँ पर फिनिश कर लिया है और अगले 8 महीने के करंट टॉपिक्स को आप मेरे साथ और पढ़ने वाले हैं और ये हम यहाँ पर 50% अपना करंट यहाँ पे स्टेटस अपडेट कर चुके हैं और कम से कम अभी तक हमने यहाँ पर आपको 35 से 40 यहाँ पर टॉपिक भी स्टडी कर लिए हैं। अब आते हैं यहाँ पर, उसके साथ साथ कितने सारे सब टॉपिक्स में बता दिए हैं जिनका आपको रिवीजन भी करना है। अब आते हैं अपने तीसरे चरण में। ठीक है, तो 51 से 75% तक की ओर बढ़ते हैं और देखेंगे हम यहाँ पर क्या क्या आपको विशेष है इसमें। देखिए, इसके तहत इस वाले आर्टिकल में मोस्टली मैंने आपको सरकार के द्वारा जितने भी अधिनियम, विधेयक और बिल्स यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं 2021-22 में, उन सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हम मोस्टली इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अधिनियम और विधेयकों के बारे में जो जानकारी है वो इसमें हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट अधिनियम हैं और उसमें कौन कौन से यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। तो पहला है यहाँ पे निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021। देखा जाए तो निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी किसी व्यक्ति से पहचान साबित करने के लिए आधार संख्या उपलब्ध कराने के लिए कह सकता है। तो चुनाव के दौरान किसी संदिग्धता की स्थिति में निर्वाचन आयोग यहाँ पे क्या कह सकता है कि आप अपनी पहचान को साबित कीजिए और इसके लिए आपके आधार नंबर को वो डिमांड कर सकता है। इसके अलावा सत्यापन के लिए आधार की संख्या की आवश्यकता होगी। साथ ही इसके लिए आपको 4 पात्रता तिथियों की निर्धारित की गई जहां पर इस तरह के कामों को किया जा सकता है और 1 साल में ऐसा 4 बार किया जा सकता है। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर को। ठीक है, कब कब? 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को। साथ ही यहां पर पत्नी शब्द की जगह पर इस विधेयक के माध्यम से पति पत्नी दोनों शब्दों को ऐड कर दिया गया। पहले यहां पर सिर्फ पत्नी शब्द था, इसे पति पत्नी दोनों ही शब्दों को ऐड किया गया है। इसमें मतगणना, वोटिंग और चुनाव संबंधी सामग्री रखने, सुरक्षा बलों, मतदान कर्मियों के रहने के लिए परिसर के उपयोग की सुरक्षा को भी इसमें शामिल किया गया है। बेसिकली अब यहां पर आपको एक चीज पढ़नी चाहिए, वो है निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ आर्टिकल। आपको जाके पढ़ना है आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक के निर्वाचन संबंधी जो जो प्रावधान है उनके बारे में एक बार जरूर पढ़ना है और निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ना है।
अगला यहां पे है चुनावी बॉन्ड्स को लेकर। क्या है चुनावी बॉन्ड्स? तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी, एनसीपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने 2019-20 में अपनी कुल आय का करीब 62.92% अर्थात 2,993.826 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड्स के माध्यम से यहां पे प्राप्त किया है। और चुनावी बॉन्ड्स मूलतः होते हैं एक तरीके के ब्याज मुक्त वित्तीय इंस्ट्रूमेंट, और इन्हें हम एक तरीके का वचन पत्र या प्रॉमिसरी नोट्स भी कहते हैं। एक चुनावी बॉन्ड की जो कीमत हो सकती है वो 1,000 रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक की होती है, जिसे यहां पर विभिन्न कंपनियों, संस्थाओं, लोगों के द्वारा चंदा के रूप में यहां पर खरीदा जाता है और यहां पे पार्टियों को आवंटित किया जाता है। चलिए अगला है यहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसको लेकर यहां पर देखा जाए क्या है समस्या, क्या है स्थितियां, क्या है मुद्दा। देखिए, चुनाव पर नागरिक आयोग ने ईवीएम और वीवीपैट पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। क्या है इस रिपोर्ट में? तो उन्होंने कहा, देखिए जो ईवीएम होती है वो माइक्रो कंट्रोलर आधारित एक पोर्टेबल उपकरण है जिसमें मशीन में 2 यूनिट होती हैं। एक का नाम होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरे का नाम होता है बैलेटिंग यूनिट। दोनों को हम एक तार से यहां पर जोड़ देते हैं, बैटरी से ये संचालित होती है। और एक यहां पर आपको देखा जाए जो आपका ईवीएम होती है उसमें अधिकतम 2000 वोट होते हैं और 64 उम्मीदवारों का नाम नोटा सहित इसमें हम दर्ज कर सकते हैं। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 61A के तहत यहां पे निर्वाचन आयोग को इसके प्रयोग करने का अधिकार भी यहां पे प्रदत्त है। किसके प्रयोग का अधिकार? ईवीएम के। दूसरा इसमें आता है वीवीपैट को लेकर। कई बार यहां पे चुनावी पार्टियों के द्वारा इसके माध्यम से चुनाव कराने की बात की जाती है। तो क्या होता है वीवीपैट? देखिए, वीवीपैट एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसमें वोट डालने के बाद आपको एक पर्ची छपती है। इस पर्ची में उम्मीदवार का क्रमांक, नाम, चुनाव चिन्ह छपा होता है और 7 सेकंड तक यह पर्ची एक विंडो के माध्यम से आपको दिखाई देती है और उसके पश्चात यह पर्ची वीवीपैट के यहाँ पे सील बंद ड्रॉप बॉक्स में आ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और यहाँ पे वीवीपैट काम करते हैं। अगला यहाँ पे है परिसीमन आयोग। ठीक है, कौन सा है? परिसीमन आयोग। क्यों चर्चा का विषय रहा? जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड के लोकसभा और विधानसभा निर्वाचक क्षेत्रों को पुनः तैयार करने के लिए यहां पे परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। राज्य ध्यान रखिएगा किन किन राज्यों में है? जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल, मणिपुर और नागालैंड। आर्टिकल 82 के तहत संसद विधि के द्वारा इनका गठन कर सकती है और आर्टिकल 170 के तहत राज्यों को यहां पे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002 में अब तक 4 बार परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान किया जा चुका है। परिसीमन आयोग की संरचना अगर देखें तो इसमें आपके अध्यक्ष होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त यहां पर आपके सम्मिलित होते हैं। अगला यहां पे एक और अधिनियम है। कौन सा? पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पेसा। पेसा की 25वीं वर्षगांठ का यहां पे आयोजन हुआ और 1 दिवसीय यहां पे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। पेसा अधिनियम को संविधान के भीतर संविधान कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, संविधान के भीतर संविधान किसे कहते हैं? पेसा अधिनियम को। क्योंकि यह पंचायती राज अधिनियम क्योंकि यह पंचायती राज भाग 1 का 1% यहां पर देखा जाए अर्थात आर्टिकल 244(1) के तहत 10 राज्यों की 5वीं अनुसूची में आने वाले क्षेत्रों तक यहां पे इसे विस्तारित किया गया है। कौन कौन से 10 राज्य हैं? तो इसमें है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना। पंचायती राज मंत्रालय इसके नोडल एजेंसी मंत्रालय या नोडल मंत्रालय के रूप में काम करती है। पेसा के तहत यहां पे क्या क्या प्रावधान है? तो पहला, स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को प्रोत्साहन, पंचायतों के विधान रूढ़िजन्य, सामाजिक, धार्मिक और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंधन के पद्धतियों के तथा इससे संबंधित विवादों के निपटान करने के लिए भी आपको रूढ़िजन्य ढंग का संरक्षण और परिरक्षण करना होता है। इसके अलावा ग्राम सभा की भूमिकाएं और उत्तरदायित्वों, विकास कार्यों के यहां पे मंजूरी इसमें दी गई है। लाभार्थियों को पहचान करना है और निधियों के उपयोग के लिए यहां पे प्रमाण पत्र भी जारी करना होता है। तो ये है हमारा पेसा अधिनियम।
अगला है यहां पे वन अधिकार अधिनियम 2006। इसमें क्या है, सभी राज्यों में त्वरित कार्यान्वयन करने के लिए पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा जनजातीय मंत्रालय ने हाल ही में एक संयुक्त संदेश प्रेषित किया है। क्या रहा है इस संयुक्त संदेश में? कहा गया है कि इस अधिनियम में 4 हेक्टेयर तक कृषि भूमि का स्वामित्व, अधिकार, लघु वनोपज संग्रह, मत्स्यन, वनों में जल निकाय, उसके उपयोग का अधिकार, राहत और विकास संबंधी अधिकार, सामुदायिक वन प्रबंधन अधिकार, बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का अधिकार यहां पर वनवासियों को, यहां पर उसके आसपास रहने वाले आदिवासियों को यहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए एक और यहां पे अधिनियम है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन अधिनियम 2021। देखिए इस अधिनियम में कुछ प्रावधान यहां पर किए गए हैं, जिसमें पहला, मामलों के त्वरित निपटान के लिए डीएम और एडीएम के द्वारा दत्तक ग्रहण के यहां पे आदेश देने के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही जिला बाल संरक्षण एककों, विशेष किशोर एकक, संरक्षकों, बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्डों की यहां पे त्रैमासिक यहां पे समीक्षा भी डीएम के माध्यम से की जाएगी। डीएम यहां पर दत्तक ग्रहण से व्यक्ति डीएम के द्वारा आदेश डीएम के दत्तक ग्रहण से वंचित या ऐसा कोई व्यक्ति जो इस तरह के डीएम के दिए गए आदेश यहां पे व्यथित है, वो 30 दिनों के भीतर यहां पर अपील कर सकता है। दूसरा, इसके तहत यदि कोई गंभीर अपराध किया जाता है तो उसे यहां पर माना जाएगा, जो 3 से 7 वर्ष की सजा प्राप्त है उन्हें हम गंभीर अपराध की श्रेणी में रखेंगे, जबकि घोर गंभीर अपराध की श्रेणी होगी जब किसी को 7 वर्ष से ज्यादा की यहां पे सजा प्रोवाइड की जाएगी। अभियोजन बाल न्यायालय ने सुनवाई की जाएंगी इन मामलों की, और अपराध आसंज्ञेय और गैर जमानती होंगे तथा बाल कल्याण समिति के सदस्य की नियुक्ति का भी इसमें प्रावधान किया गया है। मानवाधिकार और बाल अधिकार उल्लंघन का कोई मामला यहां पर न हो, इस चीज की भी यहां पर जांच करनी, अर्थात इस चीज को भी यहां पर सुनिश्चित करना है इस अधिनियम के माध्यम से। अगला अधिनियम है चलचित्र संशोधन विधेयक 2021। इसमें फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन के संबंध में फिल्मों की प्रमाणन प्रक्रिया को और अधिक यहां पे प्रभावी बनाया जाएगा। देखा जाए, जब भी आप कोई फिल्म यहां पर देखने जाते होंगे तो फिल्म शुरू होने से पहले आपको एक सर्टिफिकेट टाइप का आपको एक कागज वहां पे दिखता होगा, जिसमें फिल्मों की कैटेगरी लिखी होती है, जहां पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, UA 7+, UA 13+, UA 16+, और ऐसी अन्य प्रकार की यहां पर कुछ में आपको सिर्फ U मिलता है, कुछ में यहां पर आपको A मिलेगा, कुछ में S मिलता है। तो इस तरह की जो यहां पे सर्टिफिकेट्स होते हैं, इसमें आयु वर्गीकरण आधारित होता है, फिल्म सर्टिफिकेट भी है। साथ ही इस विधेयक के माध्यम से यहां पर कहा गया है कि पायरेसी पर अंकुश लगाना है फिल्मों की। यदि कोई व्यक्ति पायरेसी करता हुआ पाया जाता है तो उसको यहां पे कारावास और आर्थिक दंड के प्रावधान उसके विरुद्ध यहां पर किए जाएंगे। अगला है आदर्श किराएदारी अधिनियम। इसमें असम प्रथम राज्य बन गया है इसे अपनाने वाला, और इस अधिनियम की देखिए क्या क्या विशेषताएं हैं वो भी ध्यान दीजिएगा। आदर्श किराएदारी अधिनियम में कि कोई भी व्यक्ति किराएदारी समझौते के बिना रेंट पर नहीं रह सकता है। दूसरा, सुरक्षा जमा के तौर पे 6 महीने का अग्रिम भुगतान करना पड़ेगा। किराया प्राधिकारी किसके लिए नियुक्ति की जाएगी, जो डीजीएम यहां पर होगा। फास्ट ट्रैक समाधान के लिए किराएदारी न्यायालय व अधिकरण की स्थापना की जाएगी, और किराएदार के अधीन परिसर में किसी भी आवश्यक आपूर्ति को यहां पे नहीं रोका जाएगा। अगला है स्वापक औषधि एवं मना प्रभावी पदार्थ संशोधन अधिनियम। देखा जाए तो इस अधिनियम में कहा गया है कि यदि स्वापक औषधि के परिचालन को शासित किया जाएगा इसमें बेहतर तरीके से, अवैध गतिविधियों को यहां पर रोका जाएगा। जैसे यदि कोई गांजे की खेती संबंधी है तो और कोई व्यक्ति गांजे की खेती करता है और कोई यहां पर ऐसे व्यक्तियों को संरक्षण देता है तो वहां पर उन्हें अपराधी उसे भी माना जाएगा, और ऐसे स्तर में जो दोषी होंगे उन्हें 10 वर्ष के कठोर कारावास का यहां पे प्रावधान किया गया है, जो कि बढ़ा करके 20 वर्ष तक किया जा सकता है। इसमें 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, और ये नए प्रावधान जो हैं 1 मई 2014 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होंगे। अर्थात कानून अभी 2021 में बन रहा है, लेकिन इसे हम लागू करने वाले 2014 से। तो 2014 से अगर कोई भी ऐसा कोई मामला दर्ज हुआ होगा तो उन पर भी यही कानून आपका लागू हो जाएगा।
चलिए अगला एक और कानून, एक और विधेयक यहां पे देखते हैं। अगला विधेयक है खासी हिल्स स्वायत्त जिला खासी संपत्ति की विरासत विधेयक। क्या है ये? यह विधेयक खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद के द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह परिषद संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त एक निकायों के गठन करने का प्रावधान है। यह देखा जाए तो भाई बहनों के पैतृक संपत्ति के समान वितरण का भी इसमें प्रावधान है। खासी ये मूलतः मातृवंशी समाज होते हैं और 6ठी अनुसूची के अनुसार जिला परिषद के द्वारा बनाए गए कानून को पारित करने का अधिकार बेसिकली लेकिन होता किसके पास है? राज्य सरकार के पास। तो यहाँ पर खासी जिला स्वायत्त जिला परिषदें जो हैं वो अपने क्षेत्रों के लिए यहाँ पे कानून या चीज़ों को बना तो सकती हैं, लेकिन उन कानूनों को कानून के रूप में परिणत करने का अधिकार किसके पास होगा? राज्य विधानमंडल के पास। अगला इसमें है केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021। इस विधेयक के माध्यम से यहाँ पर देखिए तो लद्दाख में सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। देखा जाए तो अभी भी लद्दाख में किसी भी तरीके कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है और इस समस्या के निपटान को लेकर यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित किया गया है और यहाँ पे सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अगला इसमें है सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी डिलीवरी सिस्टम गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रतिबंध संशोधन बिल 2022। देखा जाए, देखिए आपको सामूहिक जो विनाश के हथियार होते हैं, ऐसे हथियार जिनके माध्यम से आप जब भी ऐसे हथियारों का आप किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग करेंगे तो उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु या सभी प्रकार के एक बड़ी संख्या में आपकी जनसंख्या की हानि होती है। ठीक है, ऐसे हथियारों को हम कहते हैं सामूहिक विनाश हथियार। क्या है इसमें? तो हथियारों के मैन्युफैक्चरिंग, परिवहन, स्थानांतरण पर यह कानून आपको प्रतिबंध लगाता है। इसमें जैविक, रासायनिक और परमाणु हथियार शामिल है। तो सामूहिक जैविक हथियार कौन कौन से होते हैं? रासायनिक हथियार, जैविक हथियार और परमाणु हथियार। ऐसी गतिविधियों के वित्त पोषण पर भी प्रतिबंध लगाया गया है और ऐसा करने पर उस व्यक्ति की धन और संपत्तियों को, आर्थिक संसाधनों के स्वामित्व को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से फ्रीज, जब्त या कुर्की की जा सकती है। तो यह प्रावधान यहां पर लेकर आया गया है। चलिए अगला यहां पर है आपराधिक प्रक्रिया पहचान बिल। आपराधिक प्रक्रिया अर्थात अपराधियों की पहचान को लेकर यहां एक बिल जारी किया गया है जिसके माध्यम से हमें अपराधी की पहचान कैसे करना है और उसके लिए किस तरह के डेटा इत्यादि को कलेक्ट करना है, किसको क्या अधिकार होंगे, उनके बारे में जानकारी दी गई है। जैसे इसमें कहा गया है कि डेटा जमा कौन करेगा। डेटा जमा करने के लिए बोला गया है कि बायोलॉजिकल या सैंपल डेटा होगा या एनालिसिस होगा, उससे रिलेटेड या व्यवहारात्मक यहाँ पे विशेषताएं होंगी, जैसे हस्ताक्षर और हैंडराइटिंग होगी। साथ ही साथ इसे हम सीआरपीसी के धारा 53 और 53A के तहत खून, सीमन, बाल स्वैब, डीएनए प्रोफाइलिंग इत्यादि हम यहाँ पर डेटा के रूप में संकलित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि किन व्यक्तियों का डेटा लिया जा सकता है। तो कहा गया कोई भी व्यक्ति जो अपराधी है, गिरफ्तार व्यक्ति है, 7 वर्ष की सजा प्राप्त व्यक्ति है, निवारक निरोध कानून के तहत यदि कोई गिरफ्तार है या मजिस्ट्रेट के द्वारा यहाँ पे कोई आदेश दिया गया है, ऐसी स्थितियों में हम इन व्यक्तियों का यहाँ पे डेटा यहाँ पे संकलित कर सकते हैं। डेटा संकलित करने का आदेश यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे पुलिस प्रशासनिक अधिकारी के स्तर पे कौन यहाँ पर देगा? तो पुलिस स्टेशन प्रभारी, हेड कांस्टेबल, जेल का हेड वार्डन, मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यहाँ पर आपको यह आदेश दे सकते हैं। इसके अलावा डेटा रखेगा कौन? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यहाँ पर केंद्रीय एजेंसी होगी इस तरह के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए। अगला है यहाँ पर दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल 2022। देखिए दिल्ली नगर निगम को लेकर होने वाले थे चुनाव और उसी समय पे यहां पर यह विधेयक लेकर आया गया जिसके माध्यम से एक पॉलिटिकल एंगल यहां पे बना और यहां पे बन गया ये काफी ज्यादा चर्चा का विषय। तो क्यों बना है, क्या है प्रॉब्लम, यहां पर देखते हैं इस विधेयक में। देखिए इसमें कहा गया है दिल्ली नगर निगम का एकीकरण कर दिया जाएगा। क्या एकीकरण किया जा रहा है? अभी वर्तमान समय में दिल्ली में 3 नगर निगम हैं, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली। लेकिन इस विधेयक के बाद एक ही यहां पर पूरे दिल्ली का एक ही यहां पर नगर निगम हो जाएगा। यहां पर देखा जाए जो पार्षदों की संख्या होगी इस विधेयक में कहा गया है कि वो 250 रह जाएगी,
पहले 275 थी। स्थानीय जो निकाय के निदेशक को यहाँ पे हटाया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। नागरिकों के लिए ई गवर्नेंस प्रणाली को लागू किया जाएगा और कोई भी सफाई कर्मचारी जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, अगर वो अपना जो जॉब छोड़ता है तो उसे 14 दिन पूर्व इस बारे में अपनी जानकारी भी देनी होगी। जिस तरीके से यहाँ पे सारी सेवा शर्तों के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। अगला है यहाँ पे बाल विवाह निषेध संशोधन बिल 2021। देखा जाए तो ये आपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी कह सकते हैं थोड़ा सा आप इसे, कि यहाँ पर ये डिसीजन या विधेयक यहाँ पर लेकर आया गया। महिलाओं की विवाह करने की आयु को 18 से बढ़ाकर ये विधेयक 21 करने जा रहा है। ठीक है, अभी तक पुरुषों की यहाँ पर विवाह करने की आयु 21 थी, लेकिन महिलाओं की यहाँ पे 18 थी। अब महिलाओं की भी विवाह करने की आयु को इस विधेयक के माध्यम से कितना किया जाएगा? 21 वर्ष। यहाँ पर महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु को 18 से बढ़ाकर 21 किया जाएगा और बाल विवाह को यहाँ पे अमान्य घोषित करने वाली याचिका दायर करने वालों को 5 वर्ष पूर्व यानी 23 वर्ष पूर्व होने की स्थिति में यहाँ पे मान्यता प्रदान की गई है। और 18 से 21 आयु के बीच शादियों को प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो पहली चीज 3 काम किए गए हैं। विवाह की आयु को महिलाओं की बढ़ा करके 21 वर्ष किया गया। कोई भी विवाह यदि अब 18 और 21 के बीच में यहाँ पर महिलाओं के हो रहे हैं वो अवैध होंगे। और तीसरा, यदि कोई बाल विवाह हुआ है तो वहां पर उसकी आयु 23 साल पूरी होने से पहले वो यहां पर ऐसे मामलों की यहां पर रिपोर्ट दर्ज कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके के मामलों को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराने की बात भी यहां पर की गई है। तो ये आपको 3 प्रावधान किए गए हैं बाल विवाह निषेध संशोधन बिल 2021 के तहत। अगला है संविधान SC/ST आदेश दूसरा संशोधन बिल 2022। ये बिल क्या है? बिल है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संशोधन करना। ठीक है, बिल किससे रिलेटेड है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का संशोधन करना, ताकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट नहीं है, बिल यहां पर SC यानी कि आपका शेड्यूल कास्ट के लेके आदेश के संशोधन करता है, ताकि यूपी के 4 जिलों में चंदौली, कुशीनगर, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर में गोंड समुदाय को SC से हटा करके उसे ST समुदाय में शामिल करने को लेकर ये बिल लेकर आया गया है। ठीक है, तो यूपी के 4 जिलों में गोंड समुदाय को SC से हटा करके ST में शामिल करने को लेकर बिल जो लाया गया उसका नाम है संविधान SC/ST आदेश दूसरा संशोधन विधेयक बिल 2022। और 4 जिले कौन से हैं यूपी के? वो हैं चंदौली, कुशीनगर, संत कबीर नगर और संत रविदास नगर। एक और बिल है भारतीय अंटार्कटिका बिल 2022। ठीक है, भारतीय अंटार्कटिका बिल 2022 में काफी सारा मटेरियल वैसे इसमें है, तो सारी मटेरियल्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज कि यहां पर भारतीय अंटार्कटिका बिल जो है, इस बिल के जो प्रावधान है वो लागू किस पर होंगे, किन किन क्षेत्रों पर होगा, इसका भौगोलिक क्षेत्र क्या होगा। तो देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप पर और इससे जुड़े आइस शेल्फ पर, महाद्वीप के शेल्फ से सटे हुए आपके सभी क्षेत्रों पर, सभी द्वीपों पर और 60 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में स्थित सभी समुद्र और वायु स्थल पर यहां पर यह कानून या ये बिल लागू होगा। दूसरा जो इसमें चीजें ध्यान रखनी है आपको वो ये है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के यहां पे जो सचिव होंगे, यहां पर एक केंद्रीय समिति इसके लिए बनाई गई है ताकि यहां पर इससे रिलेटेड सारे मामले को देखा जाए। और इसमें अंटार्कटिका शासन गतिविधियों को अनुमति यहां पर और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अंटार्कटिका शासन और पर्यावरण संरक्षण एक समिति बनाई गई है, जिसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो सचिव होंगे वो इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा इसके टोटल यहाँ पे 10 सदस्य होंगे और जो समिति का कार्य क्या क्या होंगे वो भी मैं बता देता हूं। देखिए, समिति यहां पर काम करेगी विभिन्न गतिविधियों को अनुमति देना, अंटार्कटिका के वातावरण के संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कार्यान्वयन, अनुपालन, संधि, कन्वेंशन, प्रोटोकॉल, पक्षों की जानकारी, साथ ही साथ परमिट देना। परमिट किस चीज के लिए यहां पर देना है? अंटार्कटिका में होने वाली किसी भी तरह की गतिविधियों को, कौन कौन सी गतिविधियों को लेकर? तो परमिट देना है आपको अंटार्कटिका में भारतीय अभियानों को लेकर, किसी व्यक्ति का यहां पर प्रवेश करने या भारतीय स्टेशन में रहने, भारत में पंजीकृत सशस्त्र जहाज या विमान का अंटार्कटिका में प्रवेश करने को लेकर, किसी व्यक्ति का यहां पे संरक्षण, खनिज संसाधनों की ड्रिलिंग, ड्रेज, खुदाई,
से संबंधित यहाँ पर या उसे इकट्ठा करने को लेकर, और ऐसी गतिविधियां जो देशीय प्रजाति को यहाँ पर नुकसान पहुंचा सकती हैं, यहाँ पर अंटार्कटिका में किसी भी व्यक्ति, जहाज, विमान और उसके कचरा निस्तारण इत्यादि को लेकर यहाँ पे प्रतिबंध लगाने की भी बात की गई है। देखिए, प्रतिबंधात्मक जो स्थितियां हैं कि आप अंटार्कटिका में किस प्रकार की गतिविधियां नहीं कर सकते हैं, उसमें देखिए आप सबसे पहली चीज की किसी भी प्रकार के परमाणु विस्फोट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी तरीके के रेडियो एक्टिव कचरे का आप निस्तारण नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे जो जहाज है, कह सकते हैं उपजाऊ मिट्टी को आप नहीं ले जा सकते हैं। समुद्री कचरा या प्लास्टिक का यहाँ पर आप समुद्री वातावरण में आप नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों का आप निस्तारण भी आप नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा कोई कर रहा है तो क्या, तो यहां पर इस अधिनियम के तहत आपको सजा के प्रावधान किए गए हैं। कैसी सजा के प्रावधान किए गए हैं? देखिए, यहां पे कहा गया है यदि कोई ऐसा करता है तो परमाणु विस्फोट करने पर किसी भी व्यक्ति को यहां पे उम्र कैद की सजा और या कम से कम 50 करोड़ रुपए का जुर्माने के प्रावधान यहां पे लगाए जाएंगे। उम्र कैद और 50 करोड़ का जुर्माना। दूसरा, मान लीजिए बिना परमिट आप कोई ड्रिलिंग कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में यहां पर देशी जानवरों और पौधों को ले जाने पर 7 वर्ष की सजा और 10 से 50 लाख रुपए तक का जुर्माना यहां पर लगाया जाएगा। साथ ही साथ केंद्र सरकार बिल के तहत 1 से अधिक सत्र न्यायालयों को यहां पर क्षेत्राधिकार के रूप में इन मामलों की सुनवाई के लिए अधिसूचित कर सकती है। तो ये है आपका भारतीय अंटार्कटिका बिल 2021, जिसमें कहा गया है कि कौन कौन से लोग कहां कहां पे लागू होगा, कैसी गतिविधियां की जा सकती हैं, कैसे अभियान किए जा सकते हैं, कौन से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे जो समिति बनाई गई है उसके कार्य क्षेत्र अधिकारों की बात की गई, सजा और दंड के प्रावधान, यहाँ पे सभी चीजों के बारे में यहाँ पर जानकारी हमने कर ली है। चलिए, तो यहाँ पर ओवरऑल 3 प्रोस्पेक्टिव कंप्लीट हो जाते हैं, हमारे 3 चरण कह सकते हैं कंप्लीट हो गए और 75% आपका कोर्स आपने अपना कंप्लीट कर लिया है। तो रिवीजन कंप्लीट कर लिया, 12 महीने का था, 1 साल का। जनवरी 2021 से लेकर देखा जाए तो मोस्टली आप इसे कह सकते हैं। वैसे है इसमें बहुत सारा कंटेंट अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन हम आते हैं अपने अगले चरण में और इस कहानी को यहाँ पर पूरा करते हैं। इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर्स को फिनिश करने की ओर बढ़ते हैं। अंतिम 20-25 मिनट आपको लगेंगे और हम यहाँ पर 1.5 साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो 20-25 मिनट के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत हेक्टिक होने लगा है तो आप 5 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हो, इस दौरान पानी भी पी सकते हो, या फिर 25 मिनट अगर आप और साथ देंगे तो हम इस सेशन को कंप्लीट भी कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फिनिश करते हैं। अंतिम कुछ टॉपिक हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन टॉपिक्स में आपको कई सारे आयोगों के बारे में, निकायों के बारे में जानकारी मिलने वाली है, जो कि यहाँ पर कुछ बिल्स भी यहाँ पर आपको इसमें डिस्कस करेंगे और इसके अलावा कुछ योजनाएं और अधिकारों को लेकर इसमें डिस्कस करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो कि घटनाक्रम के रूप में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है यहाँ पे सीबीआई और ईडी के बारे में। केंद्र सरकार ने सीबीआई व ईडी निदेशकों के यानी कि डायरेक्टर्स के कार्यकाल को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया है। सीबीआई देखा जाए तो एक केंद्रीय मुख्य जांच एजेंसी है जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत यहाँ पर इसे शक्तियां प्राप्त हैं। वहीं ईडी की बात करें तो एक कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है जिसका गठन विदेशी मुद्रा अधिनियम 1947 के तहत यहाँ पर किया गया है। तो सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स का कार्यकाल 2 से बढ़ाकर 5 किया गया है। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, सीबीआई और ईडी के बारे में डिटेल से आपको पढ़ना है। इसके अलावा आदर्श पंचायत सिटीजन चार्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या है आदर्श पंचायत सिटीजन चार्टर? तो पंचायती राज प्रणाली के द्वारा फ्रेमवर्क जारी किया गया है जिसका मूल उद्देश्य है कि यहां पर बिना किसी पूर्वाग्रह के नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुसार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, पेशेवर प्रवृत्ति को स्थापित करना, सेवा यहां पर साथ ही वितरण की निगरानी और मूल्यांकन करना, नागरिकों के उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, पंचायतों व उनके यहां पर प्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष जनता के प्रति जवाबदेह बनाना और भारतीय संविधान के अनुसार 243G के अंतर्गत पंचायतों के बारे में यहाँ पे क्रियाकलापों के बारे में आपको पढ़ना है। वैसे ये सारी जानकारी वहां पर भी ऐड है। पंचायतों के बारे में यहाँ पर स्थानीय प्रशासन के बारे में जरूर पढ़ना है क्योंकि स्थानीय प्रशासन को लेकर 2-3 जगह आपकी चर्चा हो गई है, तो हाईलाइटेड हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा। एक और पॉइंट आप नोट करेंगे जो आपको अच्छे से रिवीजन करना है, वो है पंचायती राज प्रणाली को लेकर।
अगला यहां पे ग्राम पंचायत विकास योजना 2021 में ग्राम पंचायतों के विकास के लिए एक वाइब्रेंट ग्राम डैशबोर्ड यहां पे शुभारंभ किया गया, जिसके माध्यम से यहां पे 3 चीजों पर काम करना है। पहला कि गांव के लोगों को यहां पर गांव को कैसा देखना है, इस लक्ष्य को उन तक पहुंचाना, वो कैसा देखना चाहते हैं, ठीक है, विजन उनको तक देना। दूसरा लक्ष्यों का निर्धारण करना और तीसरा कार्य योजना इसके लिए तैयार करना कि गांव में सुधार कैसे किया जा सकता है। इसे 11 अनुसूची में यहां पर आपको देखा जाए तो सूचीबद्ध है। सभी 27-29 विषयों में तालमेल स्थापित करके यहां पर इस योजना को लागू करना है। 2022-23 में इसके लिए ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन किया जाएगा ताकि ग्राम पंचायत विकास योजना को साकार रूप यहां पर दिया जा सके। इसके बाद सुशासन सूचकांक के बारे में ध्यान दीजिएगा। 25 दिसंबर सुशासन दिवस 2021 के अवसर पर यह सूचकांक जारी किया गया, जिसमें राज्यों और यूटी में अधिशासन की स्थिति के आकलन के तुलनात्मक विश्लेषण को प्रस्तुत किया गया। देखा जाए तो सुशासन सूचकांक जो है वो एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट आती है जो हर 6 महीने में यहां पे जारी की जाती है प्रशासनिक सुधार एवं लोक सेवा विभाग के द्वारा। इस बार इस रिपोर्ट में देखा जाए तो 10 क्षेत्र सम्मिलित हैं, जिसमें कृषि, नागरिक केंद्रित प्रशासन, पर्यावरण, न्यायिक और लोक सुरक्षा, समाज कल्याण और विकास, आर्थिक यहां पे अभिरक्षा, वाणिज्य उद्योग, मानव संसाधन विकास, लोक स्वास्थ्य, सार्वजनिक अवसंरचना और इकाइयां इसमें शामिल हैं। देखा जाए तो यहां पर राज्यों को इस सूचकांक में 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, तीसरा राज्य ग्रुप ए और राज्य ग्रुप बी। ग्रुप ए में शीर्ष राज्य रहा गुजरात, ग्रुप बी में शीर्ष राज्य रहा मध्य प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र में नई दिल्ली रहा शीर्ष राज्य और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में शीर्ष राज्य रहा यहां पर हिमाचल प्रदेश। तो सूचकांक, सुशासन सूचकांक में आपको चारों वर्गों में अलग अलग यहां पे राज्यों की स्थितियों के बारे में जानकारी। अगली योजना है मिशन कर्मयोगी। क्या है? नौकरशाही क्षमता में सुधार के लिए निजी परामर्शदाता की नियुक्ति। ठीक है, नौकरशाही क्षमता में सुधार करने के लिए क्या किया जाएगा? निजी परामर्शदाता की नियुक्ति की जा रही है। यह केंद्र सरकार के लिए भूमिकाओं, गतिविधियों और क्षमताओं का ढांचा अभिकल्पित व विकसित करेगा। तो यहां पर केंद्र सरकार को सहायता प्रोवाइड करेगा ताकि यहां पे एक बेहतर सुशासन की प्रक्रिया को कैसे लागू किया जा सके, और इसके लिए जो भी यहां पर आपको ढांचागत सुविधा सुधार हैं उनके लिए परामर्श देगा। और साथ साथ सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, नीतिगत ढांचा, निगरानी व मूल्यांकन, स्वीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण और आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को विकसित करना और रणनीतिक मानव संसाधन के प्रबंधन जैसी गतिविधियों में भी सहायता प्रोवाइड करेगा। चलिए एक अधिकार बात करते हैं, डिजिटल अधिकार। क्या आपके पास भी हैं डिजिटल अधिकार? तो देखा जाए तो यूरोपीय आयोग ने ऐसे एक डिजिटल अधिकार की यहां पर बात की है। क्या है डिजिटल अधिकार? यूरोपीय आयोग ने विश्व में पहली बार डिजिटल अधिकार व सिद्धांतों का एक सेट यहां पर डेटा प्रस्तुत किया है। क्या क्या है इसमें? तो 26 जनवरी 2022 को डिजिटल दशक के तहत 6 सिद्धांतों की यहां पर घोषणा की गई है, जिसमें पहला है केंद्र में लोगों को रखना, जिसके तहत उनके अधिकारों की सुरक्षा और लोकतंत्र के समर्थन को मजबूत बनाना। दूसरा, चयन की स्वतंत्रता देना, जिसके तहत उन्हें अवैध व हानिकारक सामग्री सुरक्षित बनाए रखना। तीसरा, बचाव और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, जिसमें आपको डिजिटल परिवेश को मजबूत और सुरक्षित रखना है। चौथा, एकजुटता व समावेशन के लिए इंटरनेट और डिजिटल कौशल विकास करना है। पांचवा, भागीदारी बढ़ाने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना और संधारणता के लिए डिजिटल उपकरणों की संधारणता व हरित संक्रमण को इसमें शामिल किया गया है। और इन्हें यहां पर इन 6 अधिकारों को बोले गए हैं डिजिटल अधिकार, जो कि यूरोपीय आयोग के द्वारा यूरोपीय संघ के लोगों को यहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे। अगला यहां पर है सार्वजनिक खरीद अधिप्राप्ति और परियोजना प्रबंधन। क्या है ये? वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको लेकर अभी हाल ही में जारी किए गए हैं दिशा निर्देश, जिसमें कहा गया है कि प्रक्रियात्मक स्पष्टता, परियोजना प्रबंधन सलाहकार की भूमिका को स्पष्ट करना, आलोचनात्मक यहां पर आलोचनात्मक समीक्षा और अदालती निर्णय के माध्यम से विवादों को कम करना, अलग अलग प्रकार के प्रोत्साहनों को बढ़ावा देना, बजट आधारित चयन व आवश्यक दशाओं में ही सलाहकार बदलने की अनुमति, कठोर भुगतान
की समय सीमा, खुली व ऑनलाइन निविदा, डिजिटल थ्रस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट बुक, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और व्यवहार्यता अध्ययन जैसे जमीनी सर्वेक्षण यहां पर किए जाएंगे। अर्थात किसी प्रकार की खरीद प्रक्रिया को ज़्यादा बेहतर करने के लिए, सही तरीके से पारदर्शी तरीके अपनाने के लिए, विवादों और उसके समाधान को बेहतर तरीके से सुनियोजित करने के लिए यहाँ पे सार्वजनिक खरीद अधिप्राप्ति परियोजना प्रबंधन को लेकर वित्त मंत्रालय के द्वारा ये दिशा निर्देश जारी किए गए। अगला है ई गवर्नेंस। ठीक है, ई गवर्नेंस हमेशा चर्चा में रहता है। क्या है इस बार विशेष? ई गवर्नेंस के 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में हैदराबाद घोषणा पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, तो क्या हुआ है, 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आयोजित हुआ हैदराबाद में और इसमें यहां पर हैदराबाद घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया है। अब ऐसी स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि क्या है इस घोषणा पत्र में। तो देखिए, हैदराबाद घोषणा पत्र में जो विशेषताएं हैं, पहला, आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, उमंग और ई साइन जैसे यहां पे कह सकते हैं ऐप इत्यादि का उपयोग नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाए। दूसरा, सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का शीघ्र क्रियान्वयन किया जाए। नई प्रौद्योगिकियों जैसे कि एआई, मशीन लर्निंग, 5G, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जिम्मेदार उपयोग को यहां पर बढ़ावा दिया जाए। दूसरा, महामारी से निपटने हेतु मजबूत तकनीकी समाधान को सुनिश्चित करना। अगला, डिजिटल तकनीकी का सरकारी सेवा को डिजाइन करना, वितरण को यहां पे प्राथमिक पहलू बनाना, राष्ट्रीय गवर्नेंस सेवा के वितरण का मूल्यांकन करना और यहां पर ये सारे क्रियाकलापों को बेहतर तरीके से निर्मित करना, सुनियोजित करना, लागू करना। ये रहा इस बार के हैदराबाद घोषणा पत्र में, जो कि 24वें आपके ई गवर्नेंस आपके राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। अगला टॉपिक, पुलिस कमिश्नरी प्रणाली। क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ऐसे राज्यों में आपको देखा जाए तो यहाँ पे पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लगातार लागू किया जा रहा है और यूपी में देखे जाए तो 4 जिलों में लागू हैं, 2 जिलों में स्वीकृति दे दी गई है, टोटल हो गए हैं 6। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को थोड़ा सा समझ लीजिए। यूपी के जैसे बनारस, गाजियाबाद, कानपुर जैसे क्षेत्रों में ये लागू है और इस व्यवस्था में पुलिस आयुक्त, देखिए ये व्यवस्था होती क्या है, ये व्यवस्था होती है जहां पर पुलिस आयुक्त एक एकीकृत पुलिस कमान संरचना का प्रमुख होता है और ये सीधे राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह होते हैं। इनके पास मजिस्ट्रेट स्तर की यहाँ पे शक्तियां होती हैं और उनका यहाँ पर वो विनियमन करता है। साथ ही नियंत्रण और लाइसेंसिंग संबंधी जो अधिकार होते हैं वो आपके पुलिस कमिश्नर के पास होते हैं। पुलिस कमिश्नर नियुक्त किसे किया जाता है, तो डीआईजी या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी को हम पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं। इन्हें धारा 144 को लागू करने और साथ ही साथ वहां पर उससे रिलेटेड यहाँ पे कार्रवाइयों को शुरू करने के अधिकार इनके पास स्वयं होते हैं। ये अपने स्तर पर यह डिसीजन ले सकते हैं और 2 वर्षों के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने अधिकार क्षेत्र से लोगों को बाहर रखने का भी इनके पास अधिकार होता है। अर्थात तड़ी पार वाली स्थितियां यहाँ पे कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपने अधिकार क्षेत्र से 2 साल के लिए आपको बाहर रख सकते हैं। चलिए, तो ये है पुलिस कमिश्नरी प्रणाली। अगली बात आती है मत की गोपनीयता को लेकर एक विवाद और इसके लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक निश्चय। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि मत की किसी भी चुनाव में मतदान की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है, क्योंकि गोपनीयता जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है और किसी भी पसंद की गोपनीयता से ही लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। इसलिए मत की गोपनीयता को बनाए रखना चाहिए। तो वहां पर उसकी मत को गोपनीयता को भंग नहीं किया जा सकता, तो यहां पर इसे स्पष्ट कर दिया गया। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अंतिम कुछ टॉपिक्स हैं बस, और यहां पर आपको 10 मिनट मेरे साथ रहना है। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा लगातार आपको कई तरीके के मुद्दे आते हैं, जहां पे पुलिस सशस्त्र बलों के द्वारा, सरकार के द्वारा, सशस्त्र बलों के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा जब भी कोई ऐसे मामले यहां पर उठते हैं जहां पर पुलिस मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वहां पर ऐसे मामले उठाए जाते हैं मानवाधिकार आयोगों के द्वारा। तो क्या है मानवाधिकार आयोग, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखिए, हाल ही में 12 अक्टूबर 2021 को इसकी 28वीं वर्षगांठ मनाई गई है और यह देश के मानवाधिकारों का प्रहरी इसे माना जाता है। भारत में अदालतों द्वारा इसे लागू करने के कानून के तहत जीवन, स्वतंत्रता, गरिमा व समानता से संबंधित अधिकारों को यहां पे लागू कराने
के दृष्टिकोण से यहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग काम करता है। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की यहाँ पे स्थापना हुई और 2019 में मानवाधिकार संशोधन अधिनियम पारित किया गया। देखा जाए तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं जो पूर्व सीजेआई हो सकता है, 4 सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति जो होती है 6 सदस्यीय समिति जो कि पीएम की अध्यक्षता, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य आपके विपक्षी नेता, केंद्रीय गृह मंत्रियों से बनी होती है। इस समिति के द्वारा यहाँ पे इसके अध्यक्ष की यहाँ पे सिफारिश की जाती है। इनका कार्यकाल या तो 3 वर्ष का होगा या तो 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूर्ण हो जाएगा। और इनके कार्य और दायित्वों की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दीवानी अदालत के समक्ष यहाँ पे इनके पास शक्तियां होती हैं और ये सशस्त्र बलों के द्वारा या निजी दलों के द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की यहाँ पे मामलों की सुनवाई भी कर सकता है। तो ये है आपका कौन सा, ये है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में हम बात कर रहे थे। इसके बारे में हमने देख लिया। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। पहला ऑडिट दिवस, ठीक है, पहला ऑडिट दिवस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 16 नवंबर 2021 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिभा का अनावरण आपको कैग के कार्यालय में किया गया। ठीक है, कहां पे, कैग के कार्यालय में किया गया। इसका उद्देश्य यहां पे क्या है, देखिए ऑडिट दिवस इस तरीके की चीजें जो होती हैं जो पारदर्शिता व सुशासन को बढ़ावा देने का काम करती हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू को 8 अगस्त 2020 को भारत का कैग का पदभार यहां पर दिया गया था और कैग का आर्टिकल 148, 149 यहाँ पे कार्यशक्तियाँ, 150 संघ व राज्यों के खातों के विवरण की जांच संबंधी यहाँ पे सारी क्रियाविधियों के बारे में इनकी जानकारी है। और कैग का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। अगला इसमें है बांध सुरक्षा विधेयक 2021। ठीक है, बांध सुरक्षा विधेयक क्या है, यह बांध की विफलताओं से संबंधित आपदाओं की रोकथाम के लिए निर्दिष्ट बांध की निगरानी, निरीक्षण, संचालन, रखरखाव का निरीक्षण यहां पे करता है। यह उनके कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए संस्थागत तंत्र प्रदान करने का भी यहां पे प्रयास करता है। तो बांध सुरक्षा विधेयक बांधों की सुरक्षा को लेकर, उनकी लगातार निरीक्षण, निगरानी और उनमें सुधारों को लेकर यहां पे बात करता है ताकि किसी भी प्रकार की यहां पे आपदाकारी स्थिति उत्पन्न ना होने पाए, इस चीज को यहाँ पे सुनिश्चित करना। तो बांधों की यहाँ पे सुरक्षा अगर आपको सुनिश्चित कर पाते हैं तो इसके माध्यम से आप होने वाली आपदाओं को भी रोक सकते हैं। अगला यहाँ पे है उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्तें विधेयक 2021। देखिए इस विधेयक में कहा गया है कि इस विधेयक को लाने के यहाँ से है कि यह स्पष्टता लाने का प्रयास किया गया है कि एससी और कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश एक निश्चित आयु के बाद यहां पर पेंशन और पारिवारिक पेंशन के यहां पे हकदार हो जाएंगे। इस बिल के माध्यम से यह सुनिश्चित कर दिया गया है। चलिए अगला यहां पे भारत में न्यायालयों की भाषा अर्थात न्यायालय में जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग होता है, जो भी क्रियाकलाप संपन्न होते हैं वो किस भाषा में होते हैं, संविधान के अनुच्छेद इसके बारे में क्या कहते हैं। तो देखिए मुद्दा यहां पे तब आया जब गुजरात में एक मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने एक पत्रकार को यहां पर केवल अंग्रेजी भाषा में बोलने को कहा। इसके कारण यहां पे न्यायालय की कार्यप्रणाली, क्रियाकलापों के किस भाषा में प्रयोग की जा सकती है, इसको लेकर यहां पर एक क्वेश्चन मार्क उठता है। तो इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए भारत में न्यायालयों में आर्टिकल 343 के तहत कहा गया है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, लेकिन भारत के संविधान में 15 वर्षों तक, अर्थात जब भारत का संविधान लागू होने से अगले 15 वर्षों तक यहाँ पे अंग्रेजी जो भाषा होगी वो आप प्रयोग कर सकते हैं। इसकी अनुमति यहाँ पर दी गई थी, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया था तो उसके बाद आप हिंदी भाषा को आप विभिन्न प्रकार के अपने क्रियाकलापों में हिंदी भाषा को स्वीकार करेंगे। लेकिन अभी तक हिंदी राजभाषा को यहाँ पर, अंग्रेजी अभी भी यहाँ पर देखी जाए तो अधिकरणों के माध्यम से, न्यायालयों के माध्यम से यहाँ पर आपको क्रियाकलाप यहाँ पर संपादित अंग्रेजी में ही हो रहे हैं। तो इसको लेकर क्या आर्टिकल क्या कहते हैं, संविधान यहाँ पे क्या कहता है। तो देखिए आर्टिकल 348A1 के तहत कहा गया है जब तक संसद कानून प्रदान नहीं करती तब तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही अंग्रेजी में आयोजित होती रहेगी। और आर्टिकल 348(2) के तहत किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमत से
हाईकोर्ट में हिंदी या अन्य भाषा का प्रयोग यहां पर किया जा सकता है। तो देखिए आर्टिकल 348 के तहत यह प्रावधान है कि जब तक संसद कोई कानून नहीं बना देती है तब तक कोई भी कार्यप्रणाली जो है वो किस में चलती रहेगी, अंग्रेजी भाषा में चलती रहेगी। चलिए एक और मामला यहां पे है विधायकों के निलंबन का मामला। अंतिम दो मामले मैं आपको पढ़ा देता हूं। एक है न्यायालयों विधायकों का निलंबन का मामला। क्या है इसमें, तो देखिए हाल ही में महाराष्ट्र के 12 विधायकों को 1 वर्ष के लिए यहां पे निलंबित कर दिया गया, जिसको लेकर ये पहुंच जाता है मामला सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट यहां पर इस मामले को यहां पर अवैध घोषित कर देता है। क्यों करता है, इसके लिए क्या तर्क देता है, कौन से प्रावधान यहां पर आपके आर्टिकल्स में हैं, आपके संविधान में हैं, उनको समझिएगा। देखिए प्रथम दृष्टया यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रथम दृष्टया यहां पे असंवैधानिक हैं और इन निर्वाचक क्षेत्रों में एक संवैधानिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी यदि आप विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर देंगे। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो निर्वाचन क्षेत्र होगा वह संवैधानिक रूप से यहाँ पे शून्यता की स्थिति में चला जाएगा। और साथ ही साथ आर्टिकल 190(4) में देखिए ये कहा गया है, यदि किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का कोई भी सदस्य 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो सदन की अनुमति के बिना अगर वो अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त मान लेगा। और अगर यहाँ पर ऐसा होता है तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी भी रिक्त पद को भरने के लिए एक उपचुनाव आपको कराना होगा, वो भी आपको रिक्त पद के 6 महीने के भीतर ही कराना होगा। और अगर ऐसा देखा जाए तो ऐसी स्थिति में अगर आप 1 साल के लिए निलंबित कर देते हैं तो वहां पर तो फिर आप वहां पे आपको वापस से चुनाव कराने पड़ेंगे। तो यहां पर इस तरीके से देखा जाए तो ये पूरी तरीके से असंवैधानिक घोषित है। और एक चीज और अगर देखी जाए, आप संसद को यहाँ पे सांसद को दंडित कीजिए। आप अगर सांसद को 1 साल के लिए या विधायक को या आपको 1 साल के लिए आप वहां से हटाते हैं तो इसका तो मतलब ये हो गया कि आप पूरे के पूरे निर्वाचक मंडल को यहाँ पे सजा देने का प्रावधान कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर आपको सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये भी कहा गया कि 1 वर्ष की निलंबन का मतलब है निर्वाचन क्षेत्र के सभी लोगों को यहाँ पे दंडित करने का प्रावधान। अब देखिए मामला यहाँ पे महाराष्ट्र की विधानसभा का मामला था, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे और उठता है कि यदि संसद में किसी संसद सदस्य को अगर वहां पर ऐसा ही प्रावधान किया जाए, उसे हटाया जाते हैं कि क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इसके लिए आपको पढ़ना है, नोट डाउन कर लीजिएगा। संसद सदस्यों के निलंबन के प्रावधानों को आर्टिकल 378 में वर्णित किया गया है। कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन उन्हें हटाने को लेकर, किन परिस्थितियों में, किन आधारों पर। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है ना। आज का हमारा अंतिम और लास्ट पॉइंट भारत के महान्यायवादी के बारे में है। तो भारत के महान्यायवादी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि चर्चा का विषय भी रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने के वेणुगोपाल को यहां पे 1 साल का कार्य विस्तार दे दिया है। ठीक है, कितने साल का? 1 साल का कार्य विस्तार। कौन है? के वेणुगोपाल हैं। बाकी जानकारी अब ले लीजिए। देखिए ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। 2020 में भी किया गया था, 2021 में फिर से कर दिया गया है। इनकी नियुक्ति हुई थी 2017 में और यह भारत के 15वें महान्यायवादी के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। देखा जाए तो सरकार के मामलों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी पद का यहाँ पे प्रावधान है उनकी नियुक्ति का, और इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और नियुक्ति के लिए जो पात्रता होनी चाहिए, 5 वर्ष के लिए हाईकोर्ट के न्यायाधीश या 10 वर्ष तक यहाँ पर इनको वकालत का अनुभव होना चाहिए। साथ ही साथ इन्हें संसद के दोनों सदनों में या संयुक्त बैठक में या संसद की किसी भी यहाँ पर समिति में बोलने का अधिकार यहाँ पर प्राप्त होता है, उसमें भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन वोट देने का अधिकार इन्हें प्राप्त नहीं होता है। वह उन सभी विशेषाधिकारों का, उन्मुक्तियों का हकदार होता है जो एक संसद सदस्य को यहाँ पे प्राप्त होती हैं, लेकिन यह एक सरकारी सेवक की श्रेणी में नहीं आते हैं, अतः निजी कानूनी अभ्यास के से इन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर इंडियन पॉलिटी का 16 महीने के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर दिया, एक पॉइंट से लेकर के अंतिम छोर तक। आप अगर मेरे साथ बने रहे हैं तो आपको खुश हो सकते हैं क्योंकि आपने 16 महीने का इंडियन पॉलिटी का करंट अफेयर्स इन डिटेल्ड वे में पढ़ लिया है। और आपको थोड़ा, अगर आपने इंडियन पॉलिटी अभी तक रिवीजन कर रखा होगा तो कई सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते रिमाइंड हो गई होंगी।
और जहां अगर भूल रहे होंगे तो वहां पर उन टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या करना है, रिवाइंड कर लेना है, जाके रिमाइंडर लगाइए और तुरंत यहां पर इस टॉपिक को 3 बार पढ़ना है और साथ ही साथ इन टॉपिक से रिलेटेड जो आपको चर्चा का विषय रहे, जो चीज़ें मैंने बताई हैं पढ़ने के लिए, उनको रिवीजन कर लेना है। अगर आप ऐसा करने में सफल रहे हैं तो इंडियन पॉलिटी के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेम्प्ट करके आओगे और सही करके आओगे। तो इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी, अगर 2 चीज़ों पर आपकी पकड़ आपकी अच्छी हो गई तो आपका 35% नंबर आपका कहीं नहीं गया है। ठीक है, 35% आपका नंबर आपका सिर्फ 2 सेशन से आप बनाने वाले हो। तो दोनों ही इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी का 3 बार यहाँ पे मास्टर करंट अफेयर्स देखिए और इन टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवीजन कीजिए। तो आज के अपने सेशन में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे आपको एक और टॉपिक को लेकर, 16 महीने के करंट अफेयर्स को लेकर, और नेक्स्ट जो सेशन होगा हम उसमें लेकर आएंगे साइंस एंड टेक को लेकर। तो अगला जो टॉपिक होगा साइंस एंड टेक को, उसमें डिस्कस करेंगे 16 महीने का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। अपना ख्याल रखिएगा, रिवीजन देखिए जरूर कर लीजिएगा। जो मैं बार बार यहाँ पे कह रहा हूँ, रिवीजन मस्ट है। रिवीजन ही यहाँ पे आपकी सफलता की कुंजी है। अंतिम समय में जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही यहाँ पर आपका सक्सेसफुल होने का चांस रहेगा। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।